हाँ भाई, क्या हालचाल। स्वागत है आपका भारत के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत कुछ विशेष। और उम्मीद है और पूरा भरोसा है मुझे कि इस पूरे टॉपिक के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है योगेश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारा जो नया बैच है मास्टर 30 उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मास्टर 30 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रहने वाले सारे की सारे जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर हम बात करें किसी दूसरे बोर्ड एग्जाम की 10th क्लास के दूसरे बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें, तो उसमें आने वाले 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें किसके लिए है ये लेक्चर, तो भाई जिसने अभी तक बहुत अच्छे से मेहनत की है उसके लिए ये पूरा लेक्चर एक क्विक रिवीजन की तरह काम में आएगा। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिर्फ इन 1 घंटे के अंदर हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर जितने भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही आएंगे, उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे, उन सवालों को हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारे टॉपिक नाम है उसका क्या, जैव प्रक्रम, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, मास्टर 30 सीरीज की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमारा बायोलॉजी का पहला ही इसमें चैप्टर आ रहा है, नाम है हमारे पास में क्या, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम की अगर अपन बात करें तो जैव प्रक्रम हमारा पूरा ये 4 अलग अलग सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 4 अलग अलग सब टॉपिक्स के अंदर विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है। जिसमें से कि सबसे पहला हमारे पास में आता है क्या, पोषण। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आ रहा है क्या, पोषण। और पोषण के अंदर ही एक और छोटा सा टॉपिक होता है जिसकी हम बात करें, नाम होता है उसका क्या, पाचन। ठीक है, तो पोषण या फिर यहीं पर हम बात करें इसी के अंदर हम किसे डिस्कस करेंगे, तो बोले हम पाचन के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। या फिर हम बोले कि भाई पाचन के भी जितने आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है क्या, श्वसन। तीसरा हमारे पास में आता है वहन, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, संचरण। वहन या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, संचरण। और चौथा हमारे पास में टॉपिक आता है हमारा उत्सर्जन। चौथा हमारे पास में टॉपिक आता है हमारा उत्सर्जन। इन चारों टॉपिक्स के ऊपर हमारा पूरा जैव प्रक्रम आधारित होता है। और आज के लेक्चर में हम इन चारों टॉपिक्स के ऊपर बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बनने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर क्या, बोले लघुत्तरीय प्रश्न के साथ में आएगा हमारे पास में कौन से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये सारे की सारे प्रश्न कितने क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में आ रहे हैं, बोले 30 क्वेश्चन के अंदर। और ये 30 क्वेश्चन, ये जो 30 सवाल हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा आईएमपी होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें हम हमारे पहले सवाल की। पहला सवाल हमारे पास में आता है पाचन से रिलेटेड, नाम है पौधों से रिलेटेड हमारे पास में पहला सवाल आता है। पहला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में अगर हम बात करें कि भाई गैसीय आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो यदि बात करें पहला ऑप्शन हमारे पास में आता है क्या, तना। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो आ रहा है हमारे पास में तना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में जड़। तीसरा ऑप्शन है पत्तियां। और फोर्थ में आ रहा है हमारे पास में क्या, उपरोक्त सभी। फोर्थ में आ रहा है हमारे पास में उपरोक्त सभी। जिससे भी आंसर पता है वो अपना सोच करके रखे, लेकिन हम अगर इस सवाल के आंसर को ढूंढें तो पता चलता है कि भैया प्लांट के अंदर पाई जाती हैं क्या, पत्तियां पाई जाती है। पादप के अंदर पाई जाती हैं क्या, पत्तियां पाई जाती है। और इन पत्तियों के ऊपर, इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से, इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्रों को हम नाम दे देते हैं किसका, रंध्र का। इन्हीं छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्रों को हम नाम दे देते हैं किसका, रंध्र का। और रंध्र वही संरचनाएं हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। मतलब इस सवाल के अगर हम जवाब की बात करें तो हमारे पास में पत्तियां ही ऐसी संरचना है जो कि क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बोले गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कर रही है। ठीक है, लेकिन ये चीज को ध्यान रखना है कि भाई पौधों में गैसीय आदान प्रदान सिर्फ पत्तियों के द्वारा नहीं होता है,
सिर्फ पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, कुछ मात्रा में तना और जड़ भी गैसीय आदान प्रदान की भूमिका को निभाते हैं। इसलिए हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर है, कहानी इतनी समझ में आ रही है, पहला सवाल समझ में आया। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, दूसरा सवाल हमारे पास में, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो बोले लार के अंदर। किसके अंदर भाई? लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है और यह किसका पाचन करता है? लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है और यह किसका पाचन करता है? यदि हम देखें, पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पेप्सिन। पेप्सिन की अगर हम बात करें तो पेप्सिन को बनाने का जो काम होता है बेटा, वो होता है किसके पास में? आमाशय के पास में। पेप्सिन को बनाने का जो काम है वो होता है किसके पास में? आमाशय के पास में होता है। और आमाशय जब पेप्सिन को बनाता है तो इस पेप्सिन के साथ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी समझ में। दूसरी अगर हम बात करें एमिलेज, एमिलेज ही ऐसा एंजाइम है जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा? लार ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा भाई? लार ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है किसे? एमाइलेज को। और इस एमाइलेज का काम है किसका पाचन करना? इसका काम होता है मंड, या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या? स्टार्च। मंड या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या? स्टार्च। स्टार्च का ये क्या करता है? तो बोले ये स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। यदि इस सवाल की हम बात करें, पूछा था उसने लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तथा वह किसका पाचन करता है, तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और ये किसका पाचन कर रहा है हमारे पास में? तो बोले ये स्टार्च का पाचन कर रहा है। सवाल का जो जवाब है वो तो हमें मिल गया, लेकिन इसी सवाल से, इसी बहुविकल्पीय प्रश्न से एक छोटा सा लघुत्तरीय प्रश्न भी बनता है। नाम क्वेश्चन में आया हमारे पास में कि भाई किन्हीं 4 पाचक एंजाइम के नाम एवं कार्य लिखिए। इसी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी तैयार हो रहा है। हमने देखा कि भाई पहला वाला तो एंजाइम हमने लिखा क्या? पेप्सिन, आमाशय ने बनाया, प्रोटीन का पाचन किया। एमिलेज, लार ग्रंथि ने बनाया, मंड या स्टार्च का पाचन किया। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो इसको बनाने का काम होता है बेटा किसके पास में? अग्नाशय के पास में। किसके पास में होता है? अग्नाशय। अग्नाशय का काम होता है किसको बनाएगा? ट्रिप्सिन को बनाएगा। किसको? ट्रिप्सिन को बनाएगा। अब इस ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन का भी काम होता है किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। और कौन कर रहा था? तो बोले पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था। ठीक है मेरे भाई, आगे की बात करें हम किसकी? बोले लाइपेज आया है, और लाइपेज भी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लाइपेज बनाया जाता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। और इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है किसका पाचन करना? वसा का पाचन करना। किसका पाचन करना? वसा का पाचन करना। तो हमने देखा पहला एक बहुविकल्पी प्रश्न, उसका आंसर, उसका जवाब हमारे पास में था क्या? एमाइलेज। लेकिन इसी से एक लघुत्तरीय प्रश्न बना। प्रश्न था हमारे पास में कि किन्हीं 4 पाचक एंजाइम के नाम और कार्य लिखिए। तो हमारे पास में ये हो गए हैं हमारे एंजाइम। हमारे पास में हो गए हैं क्या? एंजाइम। एंजाइम का हमने क्या देख लिया? इधर की साइड में हमने देखा है एंजाइम का कार्य। ठीक है, और हमने देखा है क्या? बनने की जगह। हमने देखा है उसके बनने की जगह, बनने का स्थल। और ये हमारे पास में हो चुके हैं क्या? बोले एंजाइम। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। तो यहीं से सवाल हमारे पास में एक बहुविकल्पी भी हुआ है और दूसरा हुआ है हमारा कौन सा? लघुत्तरीय प्रश्न हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे की अगर हम बात करें, आगे की सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल है हमारे पास में कि भाई भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? ये इसी बहुविकल्पी प्रश्न से ही हमारा सवाल कंप्लीट होगा। हमने देखा कि भाई लार का काम है एमाइलेज को बनाना। लार के अंदर होता है क्या? एमाइलेज होता है। और इसका काम होता है किसका पाचन करना? स्टार्च का पाचन करना। तो सवाल जो पूछा गया है कि भैया भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अंदर एमाइलेज पाया जाता है जो कि स्टार्च या फिर हम कहें मंड का पाचन करता है। लेकिन इसके अलावा इसका एक और काम है।
इसका एक और काम है लार का। क्या काम है? तो भाई जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, इसे निगलने के लिए थोड़ा सा इसका गीला होना जरूरी है। और लार का काम है कि आपने जो खाना खाया उसे गीला करेगा ताकि आप उसे आसानी से क्या कर सको, निगल सको, उसे आसानी से निगल सको। क्यों? बोले हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, हमारे अंदर के जो अंग हैं, ये बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमल होते हैं। और जो भोजन है वो यदि थोड़ा सा हार्ड हुआ, यदि कठोर हुआ, तो वो अंदर जाएगा, हमारे आंतरिक अंगों को क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो उसे अच्छी तरह से पीस कर उसे थोड़ा सा क्या किया जाएगा, गीला किया जाएगा, ताकि उसे निगलने में क्या हो जाए, सहायता हो जाए। ठीक है मेरे भाई। तो आगे का सवाल जो दिया हुआ है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है? बोले इसके अंदर एमाइलेज होता है। इसके अंदर क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि जटिल अणु स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। और इसी के साथ में ये भोजन को क्या करेगा, गीला कर निगलने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। चलो भाई आगे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन एक फिर से लार के ऊपर कि भाई लार आवश्यक होता है क्यों कि, लार आवश्यक होता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो अभी अभी पिछले सवाल में हमने देखा कि भाई लार का काम है किसका पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना। दूसरा इसका काम था क्या करना, बोले दूसरा इसका काम था भोजन को निगलने में सहायता करना। ठीक है मेरे भाई, तो पहला ऑप्शन दिया कि भाई लार पाचन में सहायता करता है, सही बात है। ठीक है, आगे की बात करें, लार भोजन निगलने में सहायता करता है, यह भी सही बात है। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर तो पता चल जाएगा, उपरोक्त सभी ही आएगा। कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सुनना इसकी बात है कि आखिर कैसे लार कीटाणुओं को मारकर दांतों को सड़न से बचाता है। देखो भाई होता क्या है, हमें पता है कि भाई सबके पास में बोले क्या प्रेजेंट है, बोले टीथ है, दांत है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बोले सबके पास में क्या है, बोले दांत है। ठीक है मेरे भाई। अब इस टीथ के अंदर, दांत के अंदर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं भाई, खाना खा रहे हैं, तो जब खाना खा रहे हैं, जब भोजन हम खा रहे हैं, तो भोजन के कुछ कण यहां पर इस दांत के ऊपर बोले आकर के बोले क्या हो जाते हैं, बोले जमा हो जाते हैं। आकर के क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, और जब ये भोजन के कण यहां पर आकर के जमा हो जाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में यहां पर आकर के बैठता है कौन, बोले ऐसी परिस्थिति में यहां पर आकर के बैठता है बैक्टीरिया। कौन आकर के बैठता है भाई मेरे? बोले कौन आकर के बैठेगा, बोले बैक्टीरिया आकर के बैठता है। ठीक है, अब जैसे ही उस भोजन के कण के ऊपर बैक्टीरिया आकर के बैठा है, वो उस भोजन के अंदर उपस्थित, उस भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित क्या, बोले शर्करा, उस भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित शर्करा का कौन, बोले बैक्टीरिया, बोले किस में बदल देता है, बोले अम्ल में बदल देता है। भोजन के अंदर जो भोजन के जो अणु है, उसके अंदर जो उपस्थित शर्करा है, उसे किस में बदल दे रहा है, बोले अम्ल के अंदर बदल दे रहा है। अब जब ये अम्ल के अंदर इसको बदल रहा है, तो इस अम्ल की वजह से इस दांत के अंदर, ये जो अम्ल है इस दांत के अंदर क्या करने लगता है, तो ये बी खनिजीकरण करने लगता है। क्या करने लगता है? बी खनिजीकरण करने लगता है भाई। क्या करेगा? बी खनिजीकरण की प्रक्रिया करने लगेगा। ठीक है, बी खनिजीकरण क्या होता है, उस दांत के अंदर जितना भी कैल्शियम है, वो कैल्शियम उस अम्ल की वजह से धीरे 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 बाहर आना स्टार्ट होगा। मतलब आपका जो दांत है वो धीरे धीरे गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, ये सारी की सारी प्रक्रिया किसकी वजह से हुई? क्योंकि यहां पर कौन आकर के जमा हो गया था, बोले यहां पर आकर के जमा हो गया था भोज्य पदार्थ, उसके ऊपर आकर के कौन बैठा? बैक्टीरिया बैठा, और उसने शर्करा को किस में बदल दिया? अम्ल में बदल दिया। अब यहां पर लार की क्या भूमिका है, लार क्या काम करता है? तो भाई लार यहां पर बनने वाला ये जो अम्ल है, जो बनने वाला क्या है? अम्ल है। इस अम्ल को लार क्या कर देता है? लार निष्क्रिय कर देता है। लार क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है मेरे भाई। ठीक है, अब लार जब इस अम्ल को निष्क्रिय कर रहा है, अम्ल ही नहीं बचेगा, तो क्या बी खनिजीकरण की प्रक्रिया होगी?
जब अम्ल ही नहीं बचेगा तो बी खनिजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, और बी खनिजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो दांतों के अंदर सड़न वाली परिस्थिति नहीं बनेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई लार दांतों के अंदर कीटाणुओं को मारकर दांतों को किससे बचाता है भाई? सड़न से बचाने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर एक छोटा सा नाम आता है, यहां पर एक छोटा सा नाम आता है। नाम क्या है? बोले यहीं पर एक छोटा सा नाम आया हमारे पास में। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं किसका? तो बोले इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं दंत क्षरण का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? तो बोले हम इसको नाम दे देते हैं क्या? दंत क्षरण का नाम दिया जाता है। ठीक है। दंत क्षरण का मतलब क्या? तो बोले दांतों के अंदर जब कोई भोज्य पदार्थ इकट्ठा हुआ तो वहां पर बैक्टीरिया आए और उनने उस भोज्य पदार्थ की शर्करा से अम्ल का निर्माण किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धब्बा बना, एक काला सा, एक ब्लैक सा, एक काला सा, बोले क्या बना? एक धब्बा बना। उसे हम नाम दे रहे हैं क्या? दंत प्लाक नाम दे रहे हैं। और उसके कारण, उस अम्ल के कारण बोले इस दांत का बी खनिजीकरण होने लगता है। और बी खनिजीकरण जब होने लगता है तो हम बोलते हैं कि दांतों में क्या लगा है? बोले सड़न लग गया है। और इसी प्रक्रिया को हम नाम दे रहे हैं किसका? दंत क्षरण का नाम दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम नाम दे रहे हैं किसका? दंत क्षरण का नाम दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहीं से एक छोटा सा सवाल हमारे पास बनेगा। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? दंत क्षरण में लार ग्रंथि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दंत क्षरण में लार ग्रंथि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई ये अगर टॉपिक समझ में आया तो इतना बड़ा आंसर ज्यादा याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वही लिखा है जो हमने पढ़ा है। हमारी मुख गुहा में अनेक जीवाणु खाद्य कणों को, भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, और दंत प्लाक दांतों को ढक देता है तथा उसमें उपस्थित जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा भाई? अम्ल बनाता है। और अम्ल बनाता है, इसके कारण क्या होने लगेगा? बोले बी खनिजीकरण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं? दंत क्षरण का नाम दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कहानी क्लियर है। अब लार क्या करता है? तो बोले लार अम्ल को उदासीन कर देता है, काम करने से क्या कर देता है? रोक देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि लार की दंत क्षरण में, मतलब कि दांतों को सड़न से बचाने में या फिर कीटाणुओं को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ में एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताऊं कि भाई लार के अंदर एक और कंपोनेंट होता है, हम उसे नाम दे रहे हैं क्या? बोले लाइसोजाइम। क्या नाम दे रहे हैं? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये लाइसोजाइम एक ऐसा रसायन है जो कि लार के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर? लार के अंदर उपस्थित होता है। लार में पाया जाता है, लार में उपस्थित होता है। और इसका काम होता है लाइसोजाइम का किसको मारना? तो बोले जीवाणुओं को मारना। किसको मारना? जीवाणुओं को, या फिर हम बोलते हैं भाई कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारना। इसका काम होता है किसका? लाइसोजाइम का। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर है। चलो भाई आगे की अगर हम बात करें, आगे का हमारे पास में देखने को मिलता है सवाल। बोले स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? अब पहली बात तो भाई इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले अगर हम देखें कि स्वपोषी पोषण होता क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता है कि भाई जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, दो तरह से होता है। एक तो होता है हमारे पास में क्या? स्वपोषी। एक होता है हमारे पास में क्या? स्वपोषी। और एक होता है हमारे पास में क्या? विषमपोषी। पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हुआ स्वपोषी और एक हुआ क्या? विषमपोषी। होता क्या है बच्चा कि जो पादप होते हैं या फिर जो प्लांट होते हैं, पादप की अगर हम बात करें तो पादप के अंदर ये पादप अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखता है, अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखता है। और प्रकृति के अंदर ऐसे जीव जो कि स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, किसकी सहायता से? तो बोले ये सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल या फिर प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और जो अपना भोजन खुद बना ले उसे हम बोलते हैं क्या? स्वपोषी जीव बोलते हैं। उसका नाम होता है क्या? स्वपोषी जीव। और पोषण की ये जो विधि है,
पोषण की ये जो विधि है, पोषण की इस विधि को हम नाम दे रहे हैं क्या? बोले इसे हम नाम दे रहे हैं स्वपोषण। क्या नाम दे रहे हैं हम इसे? स्वपोषण इसका नाम हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, स्वपोषण इसका नाम हो रहा है। अब कहानी ये है, कहानी जो जरूरी कहानियां हैं वो ये है कि जो पादप होता है इसे सबसे ज्यादा बोले जरूरत है किसकी? बोले सूर्य के प्रकाश की। सबसे ज्यादा इसे जरूरत है किसकी? सूर्य के प्रकाश की। अब सूर्य का प्रकाश बोले ये जो पादप है ये किसकी सहायता से लेता है? तो सूर्य का प्रकाश बोले इस पादप के अंदर, इस पौधे के अंदर पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला कौन होता है भाई? तो बोले पत्तियों में पाए जाने वाला होता है कौन? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करने का काम करेगा? तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करेगा। क्या करेगा? अवशोषित करने का काम करेगा। तो क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया है। मतलब हम बोले हैं कि भाई कौन सी ऊर्जा को लिया है? बोले प्रकाश ऊर्जा को लिया है। कौन सी ऊर्जा को लिया है? प्रकाश ऊर्जा। या फिर हम बोल रहे हैं किसे लिया है? बोले सूर्य प्रकाश को लिया है। किसने लिया है भाई? क्लोरोफिल ने लिया है। ठीक है। अब इसके अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो बोले इसके अलावा इन्हें, इन पादपों को वातावरण से बोले जरूरत पड़ती है किसकी? बोले कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी जरूरत पड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। और भी कोई सी चीज चाहिए क्या? बोले हाँ भाई, पानी भी पीता है, पानी भी पीता है। बोले पानी की भी जरूरत इसे पड़ रही है। तो ये पादप क्या करेगा? बोले ये पादप जड़ों की सहायता से, किसकी सहायता से मेरे भाई? तो बोले जड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से। बोले ये क्या ले लेता है? बोले जड़ों की सहायता से ये लेता है किसे? बोले जल को लेता है। किसे ले रहा है? जल को। तो हमारे पास में देखने को मिला कि सबसे पहली चीज तो जो पादप को जरूरी है वो क्या है? प्रकाश ऊर्जा। दूसरा हमें पता चला कि किसकी जरूरत पड़ी है इसे? बोले कार्बन डाइऑक्साइड की। तीसरा हमें पता चला किसकी जरूरत है इसे? बोले जल की। और चौथा अगर हम बात करें तो बोले इसे जरूरत है किसकी? क्लोरोफिल की। इन चारों लोगों की मदद से इस पादप ने अपने अंदर भोज्य पदार्थ को खुद ब खुद बना लिया, किसी और से नहीं मांगा। खुद अपने भोजन को क्या कर लिया? बना लिया। अब इस पूरे पादप ने, इस बंदे ने अपना जो भोजन है वो किस रूप में बनाया है? तो इस पादप की अगर हम बात करें, तो इसने अपना जो भोजन है, अपना जो भोज्य पदार्थ है उसे बनाया है किसके रूप में? तो इसने बनाया है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में भाई? बोले कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसने बनाया है। किसे बनाया है? बोले भोजन को। तो हमने बोल दिया है कि इसका भोजन ही क्या है? बोले इसका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। बोल देना, बोले मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो पौधों का कार्बोहाइड्रेट ही उसका क्या है? भोजन है। ठीक है। तो साथ में उसने किसे बनाया? बोले साथ में बनाया है किसको? ऑक्सीजन को। साथ में किसको बनाया है? ऑक्सीजन को। साथ में बनाया है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। अब इधर ध्यान से सुनना होता क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में मेनली मुख्य रूप से मैं यहां पे एक नाम लिखूं। क्या नाम लिखा मैंने? ग्लूकोज। क्या नाम लिखा मैंने? ग्लूकोज। ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? बोले C6H12O6 हुआ। C6H12O6 हुआ। तो इस पादप ने क्या किया? बोले प्रकाश ऊर्जा को लिया था। किसे लिया था? प्रकाश ऊर्जा को। और प्रकाश ऊर्जा से इसने बनाया है किसे? तो बोले इसने प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किया है। प्रकाश ऊर्जा से निर्माण किया है किसका? रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किया है इसने। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर। चलो भाई, तो कितनी जरूरतें, कितनी चीजों की जरूरतें पड़ी? एक तो प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, इन चार चीजों की जरूरत पड़ी। और बना क्या? उत्पाद की अगर हम बात करें तो क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना है, भोजन बना है। क्या बना है? और साथ में ऑक्सीजन बनी है। क्या बनी है मेरे भाई? ऑक्सीजन। इसी पोषण को, इसी प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या? बोले ये स्वपोषण है। ये कौन सा पोषण कर रहा है? स्वपोषण कर रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है पादप के अंदर, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है पादप के अंदर, इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है क्या? बोले इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। पूरी प्रक्रिया का नाम हुआ है क्या? प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। चलो भाई, अब इसका सवाल अगर हम देखें क्या सवाल पूछा जाएगा, तो पहला सवाल है हमारे पास में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी होती है। आवश्यक परिस्थितियों का मतलब यह है कि भाई स्वपोषी पोषण कब किया जा सकता है, कौन सी चीजों की मदद से किया जा सकता है। तो स्वपोषी पोषण हमने कहा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो मांगता है, ठीक है। दूसरा और क्या मांगता है, बोले सूर्य का प्रकाश भी मांगता है, और क्या मांगेगा, बोले क्लोरोफिल भी मांगेगा। मतलब हमारे पास में इस सवाल का जवाब आता है क्या, उपरोक्त सभी। इस सवाल का जवाब आता है क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे भाई, अब आगे की बात करें, इसी से संबंधित एक और प्रश्न, स्वपोषी पोषण के अंतिम उत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के अंतिम उत्पाद क्या है, तो अभी हमने देखा कि स्वपोषी पोषण में क्या बना था, बोले कार्बोहाइड्रेट बना था, या फिर हम बोलते हैं भोजन बना, और क्या बना था, ऑक्सीजन। इसलिए हमारे सवाल का जवाब है उपरोक्त दोनों। हमारे सवाल का जवाब है उपरोक्त दोनों। अब सुनना मेरे भाई, ये तो है बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन इन्हीं दोनों प्रश्नों से मिलकर के आपके लिए एक लघुत्तरीय प्रश्न बन करके पूछा जाएगा, पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी। क्या प्रश्न है हमारे पास में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके अंतिम उत्पाद लिखिए। अरे मेरे भाई, क्या इसको भी याद करने की अब जरूरत है क्या, इसको भी याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, समझा हुआ है, पूरा बनेगा। क्या होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपलब्धता सम्मिलित है। और क्या बनता है अंतिम उत्पाद में, बोले कार्बोहाइड्रेट बनता है, और बनता है क्या, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी समझ में आ रही है। चलो आगे की अगर हम बात करें, अगला सवाल अगर हम देखें, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, किसे अवशोषित करता है क्लोरोफिल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कौन सी ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को। अरे कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या फिर हम बोलते हैं कि भैया जो सूर्य प्रकाश है उसी को अवशोषित करने का जो ठेका ले रखा है, जो काम ले रखा है, वो किसने ले रखा है, क्लोरोफिल ने ले रखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे की इतनी कहानी क्लियर है। तो पूछा जाए कि भैया जल को और खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है, जल और खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है। तो मेरे भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा किसके द्वारा अवशोषित होता है, जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। किसका, जल और खनिज लवण का। जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर। चलो आगे की अगर हम बात करें, सवाल है हमारे पास में, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। थोड़ा सा नया है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। चलो भाई सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। होता क्या है, हम बात करें, हमने क्या किया, बोले खाना खाया। हमने क्या किया, खाना खाया। जितनी हमें ऊर्जा की जरूरत है उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, ठूस ठूस करके खाना खा लिया। ठीक है, अब मान लो आप खाना खा करके बैठे हो, खाना खा करके बैठे हो, संडे का दिन है, कोई काम धाम कुछ भी नहीं करना है। अब खाना खाया किसके लिए, ऊर्जा के लिए। खाना खाया ऊर्जा के लिए, पर ऊर्जा की तो आवश्यकता ही नहीं है, आराम फरमा रहे हैं। अब आराम फरमा रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो जो खाना खाया उससे बनता है ग्लूकोज, उससे बनता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हमारा शरीर किस में बदल देता है, बोले ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारा शरीर किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को हमारा शरीर बदल रहा है किस में, तो भाई ग्लाइकोजन में बदल रहा है। ग्लूकोज गया कहां पर, ग्लाइकोजन में गया। और इस ग्लाइकोजन के रूप में ही, इस ग्लाइकोजन के रूप में ही क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में इस भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। ये तो हम हमारी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित हो रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो रहा है। किसके रूप में मेरे भाई, ग्लाइकोजन। लेकिन पादपों के अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में संचित होता है, तो ये मंड या फिर हम कहें स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, मंड, या फिर उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टार्च के रूप में। ठीक है, यहीं पर सवाल चेंज किया जाए, पौधों की जगह लिख दिया जाए मानव में भोजन किस रूप में संचित होता है। आंसर आएगा हमारे पास में क्या, ग्लाइकोजन। आंसर आएगा हमारे पास में क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है मेरे भाई, अब एक छोटी सी बात, यहां पे मैंने लिखा कि ग्लूकोज को हम बदल रहे हैं किसमें, ग्लाइकोजन में।
ग्लूकोज को हम बदल रहे हैं किसमें? ग्लाइकोजन में। कोई बताएगा ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है मेरे भाई? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? बोले एक नाम आता है, नाम है क्या? इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। इस सवाल से हटके थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में देख रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला है किसने? इंसुलिन को ने। और इस इंसुलिन भैया को किसने बनाया है? तो बोले हमारे एक ग्रंथि है, नाम है उसका क्या? अग्नाशय ने। किसने बनाया है? अग्नाशय ने बनाया। ठीक है मेरे भाई। तो पूछा जाए पौधों में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो भाई स्टार्च या फिर मंड के रूप में संचित होता है। और पूछा जाए कि मानव में, मनुष्यों में, हमारे अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे की अगर हम बात करें, सवाल है हमारे पास में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या होता है? हमने देखा प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ था। प्रकाश लिया, प्रकाश ऊर्जा को लिया और रासायनिक ऊर्जा को बनाया। प्रकाश ऊर्जा को लिया और रासायनिक ऊर्जा को क्या किया? बनाया। और क्या हुआ था? बोले इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया गया। तो जवाब की अगर हम बात करें, आंसर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यस होता है। और क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। हाँ ये बात भी सही है। क्या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ये बात भी सही है। आंसर आएगा हमारे पास में क्या? उपरोक्त सभी। आंसर आएगा हमारे पास में क्या? उपरोक्त सभी। चल मेरा भाई आगे की अगर हम बात करें, अगला जो सवाल है कि निम्न में से भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर से बाहर ही कर देते हैं। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर से बाहर कर देते हैं, तत्पश्चात उसका अवशोषण करते हैं? तत्पश्चात उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है। अब सुनना मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ करके आए हो स्वपोषी पोषण। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में आपने पढ़ा कि ऐसा पोषण जिसमें कि जो जीव है वो अपना भोजन खुद बना लेता है। जीव जो है वो अपना भोजन खुद बना लेता है, उसे हम बोल रहे हैं क्या? स्वपोषी पोषण। वहीं पर एक नाम और आता है क्या? तो बोले विषमपोषी। कौन सा आता है? विषमपोषी पोषण आता है। कौन सा आया? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का मतलब क्या? तो बोले ऐसा पोषण जिसमें कि जीवधारी अपना भोजन खुद नहीं बनाता। जीवधारी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, उसे हम नाम दे रहे हैं क्या? विषमपोषी पोषण नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं मेरे भाई? बोले विषमपोषी नाम हम उसे दे रहे हैं। अब विषमपोषी पोषण में जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, तो वो भोजन लेता कैसे है? लेता कैसे? तो बोले वो दूसरों को खाएगा। दूसरों को क्या करेगा? खाएगा। जैसे हम हमारी बात करें तो हम क्या करते हैं भाई? हम क्या करेंगे? बोले हम प्लांट की जो प्रोडक्ट होते हैं, हमने कहा सब्जी भाजी को हम क्या कर रहे हैं? बोले खा रहे हैं। हमने खुद अपना खाना नहीं बनाया, पौधों से अपना खाना लिया। हम बात करें शेर की, हम बात करें टाइगर की, चीता की बात करें, उसने अपना खाना बनाया क्या? नहीं। वो तो भाई जंगल में मजे मार रहा है। क्या कर रहा है? जंगल में मजे मार रहा है। खाना वाना बनाने की उसको फिक्र नहीं है। भूख लगेगी तो बोले खा लेगा किसको? हिरण को। किसको खा लेगा? हिरण को खा लेगा। मतलब खुद अपना खाना खुद नहीं बनाया, दूसरे को खा करके अपना क्या लिया है? खाना लिया है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? बोले उसका नाम होता है विषमपोषी पोषण। उस पोषण का नाम क्या हुआ? विषमपोषी पोषण हुआ। अब विषमपोषी पोषण जो है ना मेरे भाई, ये थोड़ा सा कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे एक तो ये प्रक्रिया हुई कि भाई जीव ने क्या किया? जीव ने क्या किया? दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे जीवधारी को क्या कर लिया? खा लिया। दूसरे जीवधारी को क्या कर लिया? खा लिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी किसका? बोले टाइगर का दिया मैंने। किसका एग्जांपल दिया मैंने? टाइगर का दिया था। या फिर हम मनुष्यों की बात करें तो हमारे पास में एक नाम आया क्या? बोले एक नाम आया प्राणी सम पोषण। एक तो हुआ हमारे पास में क्या? प्राणी सम पोषण वाली बात हो गई, जिसमें कि कोई जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? बोले खा रहा है। ठीक है, प्राणी सम पोषण की प्रक्रिया एक हो गई। हम दूसरा एक नाम बोलते हैं, एक होता है क्या? परजीवी। एक पोषण होता है क्या? परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। सुनना मेरे भाई, ये सारे के सारे विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। ये सारे के सारे विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। जैसे कि हमने एक पढ़ा तो क्या? बोले प्राणी सम पोषण। दूसरा हम देख रहे हैं क्या? परजीवी पोषण। और एक होता है हमारे पास में क्या? बोले एक नाम होता है
मृतोपजीवी। क्या नाम होता है? मृतोपजीवी पोषण, या फिर हम नाम दे रहे हैं क्या, बोले मृतपोषी। क्या नाम दिया हमने? मृतपोषी पोषण नाम दे दिया। ठीक है मेरे भाई। अब मृतपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, बोले इसके अंदर जो भी जीव है ये पूरे भोज्य पदार्थ को खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता? बोले इसके पास में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र इसके पास में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी भोज्य पदार्थ है वो जनरली भोज्य पदार्थ या तो सड़ी गली वस्तु होती है या फिर मृत जीव होता है, तो उसके ऊपर आकर के ये रहेगा और उसको वहीं के वहीं इसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट करेगा। अंदर खाया है क्या भोज्य पदार्थ को? नहीं, उसने उसके ऊपर आकर के बैठा और उसको गलाने का क्या किया, काम किया। उसके ऊपर आकर के बैठा और उसको गला रहा है। ठीक है, वो गलाने के बाद में उसके अंदर जो लिक्विड बना है उसको क्या कर रहा है, वो अवशोषित कर रहा है। ये सारी मगजमारी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर पाचन तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, कौन होते हैं ऐसे जीव? तो हम बात करें फंगस की। किसकी बात करें हम? फंगस की। आपने देखा होगा आपके घर में अगर रोटी रखी हुई रहती है, एक दिन रखी है, 2 दिन रखी हुई है, क्या हुआ? बोले एक दिन रखी हुई है, 2 दिन रखी हुई है, हुआ क्या? बोले उसके ऊपर एक ब्लैक कलर सी एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, एक काले रंग की क्या बन जाती है, परत। कौन आया है उसके ऊपर? बोले उस पे स्वागत करो। बोले कौन आया है? बोले फंगस आया है, फफूंदी आई है। ठीक है, वो क्या कर रही है? उस रोटी को नहीं खा रही भाई, उसको धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही है, गला रही है और उससे क्या कर रही है? बोले पोषण प्राप्त कर रही है। ठीक है, हम बोल रहे हैं भाई किसके अंदर आएगा? ये मृतपोषी के अंदर आएगा। किसके अंदर आ गया? मृतपोषी। जैसे हम बात करें, एक नाम आता है हमारे पास में ईस्ट, एक नाम आता है बस में ईस्ट। ये भी क्या करता है? बोले ये पूरा नहीं खाता, बोले उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करके और फिर क्या करेगा? खाएगा, अवशोषित करेगा उसे। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन का जवाब में हमारे पास में क्या आता है? बोले फफूंदी। दूसरा क्या आता है हमारे पास में? ईस्ट। और तीसरा हमारे पास में क्या हुआ? मशरूम। ये तीनों की तीनों ऐसे बंदे हैं जो कि भोज्य पदार्थ को डायरेक्ट ऐसे निगलने खाने वाने का काम नहीं करते। ये पहले क्या करते हैं? उसको बाहर ही विघटित करेंगे, तोड़ेंगे, एक लिक्विड बनाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे? अवशोषित करने का काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों की तीनों अगर हम बात करें किसके अंदर आते हैं, तो बोले ये तीनों आते हैं मृतपोषी पोषण के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ गया? हमारे मृतपोषी पोषण के अंदर। अब बात आई हमारे पास में परजीवी पोषण की। बात कर लेते हैं हम किसकी? परजीवी पोषण की। इसका ध्यान रखना मेरे भाई, परजीवी पोषण में पहला ही एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आया है क्या? बोले अमरवेल। क्या नाम आया हमारे पास में? अमरवेल। अमरवेल क्या कहानी है? तो बोले बहुत सारे ऐसे प्लांट अगर आपने कभी देखो हो, सड़क किनारे अगर जा रहे हो और अगर देखे हो तो कुछ प्लांट के ऊपर एक पतला सा एक पूरा धागे के जैसा एक प्लांट पूरी तरह से बिछा हुआ रहता है। एक पतला सा एक प्लांट है, वो पूरा इसके ऊपर ऐसे बिछा हुआ रहता है। इस प्लांट के अंदर पत्तियां वत्तियां कुछ नहीं है, इसके ऊपर पत्तियां वत्तियां कुछ नहीं है। एक पौधा है, उसके ऊपर एक दूसरा एक पतली सी एक धागे के जैसा एक पौधा उसके ऊपर आया है, येलो कलर का। ठीक है, अब उसके अंदर पत्तियां नहीं है भाई, वो पत्तियां नहीं है तो खाना खुद बना नहीं सकता। अब ये क्या करेगा? बोले जिस प्लांट के ऊपर रह रहा है ना, उसी के स्टेम में ले जा करके अपनी जो संरचनाएं हैं, अपना जो शरीर, उसको क्या करेगा? ले जाएगा और अंदर ले जाकर के गाड़ देगा और उसी से अपना भोजन क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। अब इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि इस पादप को ये पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, पादप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा, मार नहीं रहा है पूरी तरह से, उसके ऊपर रह रहा है और उससे क्या प्राप्त कर रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसे हम बोल देते हैं ये कौन सा पोषण में आता है? परजीवी पोषण में आता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास में क्या आया? अमरवेल। दूसरा अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आता है आपके पास में जू। क्या आया? जू। आपने देखा होगा आपके हेयर्स के अंदर, बालों के अंदर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, हम बोलते हैं उनको क्या? जू बोलते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे ऊपर रह रहे हैं और हमसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण। हमको खा गए क्या? हमको मार डाला क्या? ना भाई, मारा नहीं है, हमें खाए बिना हमसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण। तो ऐसा पोषण जिसमें कि एक जीव दूसरे जीव को खाए बिना उससे पोषण प्राप्त करे, उसे हम नाम दे देते हैं परजीवी पोषण। एग्जाम्पल में, उदाहरण में हमारे पास में आया अमरवेल, दूसरा आया हमारे पास में क्या? जू। तीसरा हमारे पास में एक होता है क्या? बोले किलनी। और एक और हमारे पास में हुआ है क्या? बोले फीताकृमि। एक और हमारे पास में हुआ क्या? बोले फीताकृमि, एक नाम आया। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है क्या? चल मेरे भाई, कहानी समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो अब आगे की अगर हम बात करें, इस सवाल का जवाब हमारे पास में आता है क्या? बोलो उपरोक्त सभी आता है। आगे अगर हम अगला सवाल देखें, नाम आया हमारे पास में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है।
जठर ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। किसे स्त्रावित किया जाता है? अब जठर ग्रंथि क्या होती है मेरे भाई, पहले तो ये सुन लेते हैं हम। होता क्या है कि हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में एक संरचना होती है, उसका नाम होता है आमाशय। एक संरचना होती है, नाम होता है उसका क्या? आमाशय। संरचना का नाम है क्या? आमाशय। इसी आमाशय के अंदर कुछ विशिष्ट ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें कि हम नाम देते हैं किसका? बोले इन्हीं ग्रंथियों को हम नाम देते हैं जठर ग्रंथियों का। तो आमाशय के अंदर बोले पाई जा रही है क्या? बोले जठर ग्रंथि पाई जा रही है। ठीक है मेरे भाई। अब इस जठर ग्रंथि के साथ में एक कंडीशन है, बोले ये जठर ग्रंथि तीन तरह के बोले ये रसायनों को बनाती है, एंजाइम्स को बनाती है, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास में आता है क्या? पेप्सिन। सबसे पहला आता है क्या? पेप्सिन। दूसरा आता है हमारे पास में क्या? श्लेष्मा। और तीसरा ये बनाती है किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसको बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाती है। ठीक है, पहला तो बनाया किसको? पेप्सिन को। दूसरा बनाया किसको? श्लेष्मा को। और तीसरा बनाया किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसने? तो बोले आमाशय के अंदर उपस्थित जठर ग्रंथियों ने। किसने बनाया? आमाशय के अंदर उपस्थित जठर ग्रंथियों ने। ठीक है, अब सुनना मेरे भाई, इसने सबसे पहला पेप्सिन को जो बनाया ना, पेप्सिन को ये पेप्सिन के रूप में नहीं बनाती, ये पेप्सिनोजन के रूप में बनाती है। किसके रूप में बनाती है? पेप्सिनोजन के रूप में। और ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये निष्क्रिय रूप है। कौन सा रूप है मेरे भाई? बोले ये निष्क्रिय रूप है। निष्क्रिय रूप का मतलब क्या? बोले ये बंदा अभी काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, ये काम करना नहीं चाहता, इसलिए हम बोल देते हैं ये कौन सी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, अब इस पेप्सिनोजन को भाई सक्रिय अवस्था में बदलना है। कौन सी अवस्था में बदलना है? सक्रिय अवस्था में बदलना है। अब सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए आमाशय की जठर ग्रंथियां इसे ट्रीटमेंट देती है। क्या देती है? ट्रीटमेंट। उन्हें क्या काम नहीं कर रहा है? अच्छा, काम नहीं करेगा, उसके ऊपर ले जाकर के डाल दिया किसको? अम्ल को। किसको डाल दिया? अम्ल को। तो इन्होंने बनाया किसको? बोले HCl को बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाया। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले जा करके डाल दिया है किसके ऊपर? इस पेप्सिनोजन के ऊपर। किसके ऊपर? पेप्सिनोजन के ऊपर। और जैसे ही पेप्सिनोजन के ऊपर HCl जाएगा, ये पेप्सिनोजन किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। किसके अंदर बदलेगा? ये पेप्सिन के अंदर बदल जाएगा। और इसी पेप्सिन को हम बोल देते हैं ये कौन सी अवस्था में आ गया है? बोले ये सक्रिय अवस्था में आ गया है। मतलब बंदे को जैसे ही ट्रीटमेंट मिला, जैसे ही उसके ऊपर एसिड डाला, अब वो काम करने के लिए क्या हुआ? तैयार हुआ, सक्रिय अवस्था में आ गया। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर है क्या? चल भाई, अब आगे का सुनना। तो जठर ग्रंथियों ने पहला तो बनाया किसको? पेप्सिनोजन को। दूसरा बना दिया है किसको? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बना दिया। अब दिक्कत ये आ गई मेरे भाई कि इस आमाशय के अंदर पेप्सिनोजन या फिर पेप्सिन को बनाया, तो इसका काम था किसका पाचन करना? बोले प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना इसका काम था। अब प्रोटीन का पाचन हो जाए इसलिए पेप्सिन को बनाया, पर वो बंदा काम करने के लिए रेडी नहीं था, पेप्सिनोजन के रूप में था, तो हमको मजबूरन क्या बनवाना पड़ा? HCl बनाना पड़ा। ठीक है, अब ये जो HCl बन गया, ये HCl इस आमाशय की अंदर वाली भित्ति को, आमाशय की जो अंदर वाली जो भित्ति है, जो अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को ये अम्ल भाई नुकसान पहुंचा सकता है। अम्ल क्या पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। भाई एसिड है, एसिड अगर हाथ पे भी गिरेगा तो जलन करेगा, पूरा जला डालेगा, तो फिर आखिर आमाशय में बन रहा है, वो तो हमारा आंतरिक अंग है। ठीक है, तो फिर अब आमाशय को क्या करना पड़ेगा भाई? बचाना तो पड़ेगा। बचाने के लिए जठर ग्रंथि ने बोले बनाया किसको? उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अपन कुछ ऐसा जादू करें कि ये अम्ल बने तो सही, पर इस दीवार पे जाकर के टच ना हो, इस दीवार पर जाकर के टच ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक प्रक्रिया है, आपको अगर देखा हो, पता हो कि अगर हम बहुत सारा हाथ में एक ऑयल लगा लें, हाथ पे बहुत सारा क्या लगा लें? ऑयल लगा लें, तेल लगा लें, और ले जा करके हाथ को हम नल के नीचे कर दें, तो जो पानी है वो आपके हाथ के ऊपर रहेगा, हाथ में रहेगा, लेकिन आपकी त्वचा से टच नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी त्वचा पानी के बीच में किसने जगह घेर ली है? बोले तेल ने, ऑयल ने घेर ली है। ठीक है, तो यही जादू दिखाता है कौन? बोले जठर ग्रंथि। इसने बनाया है किसे? तो बोले इसने बनाया है श्लेष्मा को। किसे बनाया है? श्लेष्मा।
श्लेष्मा क्या चीज है? श्लेष्मा एक चिपचिपे सा पदार्थ है। जैसे आपने एलोवेरा देखा हो, एलोवेरा को अगर तोड़ेंगे तो कैसा चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, सेम वैसा बोले होता है कौन हमारे पास में? श्लेष्मा होता है। अब श्लेष्मा क्या करेगा कि इस आमाशय के आइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, दीवारों पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और जब आमाशय की दीवार पे लग गया तो ये अम्ल अंदर का जो अम्ल है वो उन दीवारों से टच नहीं हो पाएगा, दीवारों से टच नहीं हो पाएगा। और जब अम्ल इन दीवारों से नहीं लग रहा है तो उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो पता क्या चला? बोले पता ये चला गुरुजी कि भाई जठर ग्रंथियों के द्वारा पेप्सिन को भी बनाया जाएगा, श्लेष्मा को भी बनाया जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी बनाया जाएगा। मतलब आंसर हमारे पास में आएगा उपरोक्त सभी, आंसर आएगा हमारे पास में उपरोक्त सभी। पर मेरे भाई यहां से एक छोटा सा सवाल बहुत अच्छा पूछा जाएगा, क्या? बोले आमाशय के द्वारा स्त्रावित होने वाले विभिन्न बिकरों के कार्य समझाइए, विभिन्न बिकरों के कार्य समझाइए। काम बताना है आपको। बिकर मतलब क्या? बोले बिकर का मतलब एंजाइम, बिकर का मतलब एंजाइम। तो आपको ऑलरेडी पता है पेप्सिन का काम हुआ क्या? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन का काम हुआ क्या? प्रोटीन का पाचन मेरे भाई। ठीक है, श्लेष्मा का काम हुआ क्या? तो बोले आंतरिक स्तर की सुरक्षा। क्या करेगा? आंतरिक स्तर की सुरक्षा, आंतरिक स्तर की क्या कर दी इसने? बोले सुरक्षा कर दी। और इसके अलावा अगर हम देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम हुआ, तो ये पेप्सिनोजन को, किसको मेरे भाई? पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजन को किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलने का इसका काम होता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई मेरे भाई? तो यहीं पर इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट सा सवाल बन रहा है कि आमाशय में बनने वाले बिकरों के कार्य, ये उसके कार्य। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटा सा एक और सवाल पूछा जाएगा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? याद नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्टली याद हो रहा है। अम्ल ने क्या किया? बोले आमाशय में जो हमारा अम्ल होता है, हमारा जो अम्ल होता है, ये पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय अवस्था में है उसे सक्रिय अवस्था में बदलने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वही जवाब लिखा है कि ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा और क्या करेगा? माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि कौन काम कर सके? पेप्सिन एंजाइम क्रिया करने में सहायक हो जाए, पेप्सिन एंजाइम काम कर सके, इसके लिए ये अम्लीय माध्यम बनाने का काम करेगा। ठीक है, दूसरा एक इसका छोटा सा जो काम है कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ में यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर अंदर चला गया तो उन बैक्टीरिया को ये एसिड क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है? चल भाई, अब आगे की अगर हम बात करें, आगे का हमारे पास में सवाल क्वेश्चन है हमारे पास में, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? सवाल है हमारे पास में, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ठीक है मेरे भाई, अब सुनना जरा ध्यान से, होता क्या है? बोले आहार नाल किसको बोलते हैं? तो बोले गुरुजी हमारे अंदर बोले एक होती है हमारी मुख गुहा, हमारे अंदर होती है क्या? मुख गुहा होती है। ऊपर वाला तो हुआ हमारे पास में नोज वाला एरिया हो गया, नाक वाला एरिया हुआ, ये वाला जो एरिया है वो हो गया हमारे पास पे मुख गुहा वाला। तो मुख गुहा से लेकर के बोले कहां तक? बोले जो बड़ी आंत वाला हिस्सा होता है वहां तक। कहां तक? बोले बड़ी आंत वाले हिस्से तक। ठीक है, सुनना मेरे भाई जरा, सुनना जरा ध्यान से। होता क्या है कि मुख गुहा के अंदर से, यहां से तो आया हमारे पास में आमाशय के बाद में हमारे पास में आ गया कौन? ये छोटी आंत। ये कौन आया मेरे भाई? ये आ गई हमारे पास में छोटी आंत। और इसी छोटी आंत से यहाँ पे एक संरचना आ गई है जिसका नाम हो गया क्या? बड़ी आंत। संरचना का नाम हुआ क्या? बड़ी आंत। ठीक है मेरे भाई, अब ये बड़ी आंत की हम बात कर रहे हैं। सुनना, मुख गुहा से लेकर के जो बड़ी आंत तक का हिस्सा है, लास्ट तक का, बड़ी आंत के आखिरी तक का जो हिस्सा होता है, इन्हें हम बोल देते हैं क्या? बोले आहार नाल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं हम? आहार नाल। तो उसने यही पूछा कि भाई आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? इस वाले हिस्से का नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इसे हम बोल देते हैं क्या? आमाशय बोल देते हैं। इसका नाम हुआ है क्या? आमाशय हुआ। ये जो अंदर जो सांप के जैसे तैर रहा है इसका नाम हुआ है क्या? बोले छोटी आंत। इसका नाम होता है क्या? छोटी आंत इसका नाम होता है।
ठीक है मेरे भाई। अब आगे की अगर हम बात करें, बोले ये वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है क्या, बड़ी आंत। बोले गुरुजी इतना मत समझाओ, बोले हमको डायरेक्ट इसका आंसर पता चल गया। कैसे पता चल गया, बोले सबसे लंबा भाग पूछा है और सबसे लंबा भाग तो कौन सा होगा, बोले आपने ही तो लिखा है बड़ी आंत। बड़ी आंत बोले बड़ा होगा, लंबा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनना मेरे भाई, इसका आंसर अगर हम देखें इस पूरे में, बोले सबसे जो लंबा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, छोटी आंत का होता है। किसका होता है, छोटी आंत का। मतलब आंसर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है क्या, क्षुद्रांत। क्यों, बोले छोटी आंत को ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, और जो बड़ी आंत होती है उसे हम बोलते हैं क्या, बृहदांत्र बोलते हैं। उसका नाम होता है क्या, बृहदांत्र उसका नाम होता है। सुनना मेरे भाई, बोले ये क्या बात हुई, बड़ी आंत का नाम फिर बड़ा क्यों रख दिया, बड़ी आंत का नाम बड़ा क्यों रख दिया जब उसको हम, उसका साइज ही छोटा है। तो भाई देखो, बड़ी आंत का नाम बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका जो डायामीटर है, उसका जो साइज है, मोटाई में ज्यादा होता है। साइज जो है वो किस में ज्यादा होता है, मोटाई में, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, बड़ी आंत। और छोटी आंत के साथ में कंडीशन क्या है, बोले छोटी आंत के साथ में कंडीशन है कि ये लंबाई तो इसकी ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, लेकिन मोटाई क्या है, बोले कम है। लंबाई ज्यादा लेकिन मोटाई क्या हुई मेरे भाई, कम हुई। इसीलिए बोले इनका जो नामकरण करने वाले पंडित जी हैं, उन्होंने थोड़ी सी बोले इनके नाम को क्या कर दिया है, बोले एक्सचेंज कर दिया है। नाम को क्या कर दिया मेरे भाई, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। तो आंसर अगर हम बात करें हमारे पास में आया है क्या, बोले छोटी आंत आया, और ये हुआ हमारे पास में क्या, बोले ये बड़ी आंत है। ठीक है मेरे भाई, और इसकी अगर हम बात करें, बोले ये क्या है, बोले ये छोटी आंत है। किसकी बात करें हम, छोटी आंत की। अब एक सवाल अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए, सवाल ये आपसे पूछा जाए, 4 अलग अलग जीवों के नाम लिख दिए गए आपके पास में। पहला लिख दिया गया है बाघ, पहला लिखा गया है क्या, बोले बाघ। दूसरा लिखा गया है आपके पास में क्या, शेर, शेर। तीसरा आपके लिए लिख दिया गया है क्या, बोले हिरन, तीसरा आपके लिए लिख दिया गया है क्या, हिरन। और चौथा लिख दिया गया है हमें नहीं पता, चौथा लिख दिया है हमें नहीं पता। बात क्या, बोले सवाल ये आपसे पूछा जाए कि इन सब में किसकी छोटी आंत का साइज ज्यादा होता है, छोटी आंत का साइज ज्यादा होता है। तो सुनना मेरे भाई, एक छोटा सा पॉइंट है, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं ना, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं ना, उन्हें अपने भोजन को पचाने के लिए जो आंत है, छोटी वाली जो आंत है, इसको थोड़ा सा साइज क्या रखना पड़ता है, लंबा रखना पड़ता है। ठीक है, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत का जो साइज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हिरन हमारी क्या है, बोले शाकाहारी है, इसलिए आंसर आएगा हमारे पास में क्या, हिरन। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर है। चलो भाई आगे की बात करें, हमारे पास में सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बात करें कि भाई पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है। सुनना मेरे भाई, अभी 3 अलग अलग नाम सुने आपने, आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, और दूसरा नाम सुना था आपने बड़ी आंत नाम सुना था। यहां पर अगर हम बात करें कि जो आमाशय है और छोटी आंत की अगर हम बात करें, इन दोनों के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है, दोनों के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, आप जो भी खाना खा रहे हो ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और क्या है, वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और हम बात कर रहे हैं किसकी, बोले बात कर रहे हैं हम किसकी, बोले वसा की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का जो पूर्ण पाचन है, इन तीनों का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और इसी के साथ में इनका अवशोषण भी कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए ये ध्यान रखना कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ हो रहा है भाई, छोटी आंत में हो रहा है। लेकिन यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। ठीक है, अब बात करें कि भाई बड़ी आंत का क्या काम होता है, बोले ये सबसे ज्यादा मजे मारने वाली होती है भाई। इसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, इसका काम होता है सामान्यतः, बोले ये किसका अवशोषण करती है, पानी का, जल का अवशोषण करती है। पानी का, या फिर हम बात करें किसका, बोले जल का अवशोषण करने का इसका काम होता है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही। आमाशय की बात करें, बोले आमाशय में ज्यादा पाचन नहीं होता, हम बोलते हैं इसका काम है क्या करना, बोले आंशिक पाचन करना। क्या करना, आंशिक पाचन करना। पर आमाशय के अंदर कोई अवशोषण होता है क्या, नहीं मेरे भाई, कोई भी अवशोषण नहीं होता है। ठीक है भाई, इतनी कहानी क्लियर है क्या। चलो
सवाल यहाँ पर एक पूछा जाएगा आपसे कि आखिर छोटी आंत के पास में ऐसा क्या है कि वो भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रही है। छोटी आंत के पास में ऐसा क्या है कि वो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रही है। ये सवाल आपसे लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। अब सुनना मेरे भाई, होता क्या है, होता क्या है कि जो आपकी आपकी जो छोटी आंत है ना, बात कर रहे हैं हम किसकी, आपकी छोटी आंत की बात कर रहे हैं। ये छोटी आंत, इस छोटी आंत के अंदर, इस छोटी आंत के अंदर, इसकी अंदर वाली दीवार के ऊपर बोले क्या पाए जाते हैं, बोले इस अंदर वाली दीवार में बोले पाए जाते हैं कुछ अंगुली के जैसे, किसके जैसे, अंगुली के जैसे, इस तरह से बोले कुछ संरचनाएं पाई जाती, अंगुली के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, अंगुली के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है। और इन अंगुली के समान पाई जाने वाली संरचनाओं के अंदर बहुत सारी बोले क्या होती है, बोले रक्त वाहिनियां होती है। इनके अंदर बोले बहुत सारी क्या होती है, रक्त वाहिनियां। मतलब इस छोटी आंत के पास में बोले ब्लड की, रक्त की कोई भी कमी नहीं है। क्यों, बोले इसके अंदर ऐसे उंगली के जैसे बोले कुछ संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं के अंदर बोले बहुत सारी बोले क्या उपस्थित है, बोले रक्त वाहिनियां उपस्थित है, बहुत सारी क्या उपस्थित है, रक्त वाहिनियां। क्या काम कर रही हैं, बोले क्या कहानी क्या चल रही है इसके अंदर, तो बोले भाई हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, वो खाना हमने लेकर के आए कहां पर, बोले छोटी आंत के लिए अंदर लेकर के आए। किसके अंदर लेकर के आए, छोटी आंत के अंदर। जो भी खाना आपने खाया वो पहुंचा है कहां पर, छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर होता क्या है, बोले पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन मतलब आपने जो भी खाना खाया उससे बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, बहुत सारा क्या बन गया मेरे भाई, ग्लूकोज बन गया। अब उस ग्लूकोज को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना है, उस ग्लूकोज को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना है। और शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का जो कोई भी चीज को काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस छोटी आंत के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियां, और ये रक्त वाहिनियां यहां पर ये जो भोजन पचा हुआ है उससे जो ग्लूकोज बन रहा है उसे क्या कर लेती है, रक्त वाहिनियां अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित। तो पूरा की पूरा ग्लूकोज चला जाएगा किसके अंदर, रक्त के अंदर। और रक्त से ये ग्लूकोज शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचा दिया जाएगा, शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है क्या। तो सवाल का अगर हम देखें, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। अब इसके आंसर की बात करें, आधे से ज्यादा आंसर याद हो चुका होगा। पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के मतलब छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अंगुली समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध मतलब संरचनाएं होती हैं, अंगुली के जैसे ऐसे निकली हुई संरचनाएं होती हैं। ये इस तरह से निकली हुई ये संरचनाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अंगुली के जैसे निकले हुए प्रवर्ध होते हैं जिन्हें कि हम नाम दे रहे हैं क्या, रसांकुर। ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत जरूरी सवाल, और ये दीर्घ उत्तरीय के अंदर पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी समझ में आ गई। चलो आगे की अगर हम बात करें, सवाल आता है पास में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। चलो भाई, इसको अगर हम देखें, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पाई जाती है क्या, कोशिकाएं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पाई जाती हैं क्या, बोले बहुत सारी पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। बोले अच्छी बात है गुरुजी। ठीक है, अब हुआ क्या, बोले बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जा रही हैं। अब होता क्या है मेरे भाई, इस कोशिका के अंदर कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं। इस कोशिका के अंदर कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि मैं यहां बात करूं, बोले बाहर का जो है इसे हम नाम दे रहे हैं क्या, बोले कोशिका द्रव्य। इसका नाम हुआ है क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसी के अंदर बोले कुछ संरचनाएं होती हैं। इसी के अंदर कुछ क्या होती हैं, बोले संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को बोले हमने बचपन से नाम सुना है। इन संरचनाओं को हम नाम दे देते हैं किसका, बोले पावर हाउस का, ऊर्जा घर का नाम देते हैं। और इन्हीं को हम नाम दे देते हैं क्या, बोले माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके पास में क्या है, तो बोले ये हमारे पास में है क्या, बोले माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या नाम आया मेरे भाई? बोले माइटोकॉन्ड्रिया। अब हुआ क्या, हर एक कोशिका को भाई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा बनती है किससे? तो बोले ऊर्जा बनती है ग्लूकोज से। किससे बनती है? ग्लूकोज से। तो कोशिका के अंदर आता है कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हुआ मेरे भाई, ठीक है। अब इस ग्लूकोज से बोले बनाना है क्या? ऊर्जा। ग्लूकोज से क्या बनाना है? ऊर्जा। तो ग्लूकोज से जब ऊर्जा बनती है तो ये अलग अलग चरणों में बनती है, अलग अलग चरणों में बनती है। ग्लूकोज से ऊर्जा बनी, इसी में बना क्या? बोले पाइरूवेट बना, एक अम्ल बना, उसका नाम है क्या? बोले पाइरूवेट। क्या नाम है मेरे भाई? पाइरूवेट। प्लस थोड़ी सी क्या बनी यहाँ पे? ऊर्जा। क्या बनी? ऊर्जा। अब इस ग्लूकोज से पाइरूवेट और ऊर्जा कहां पर बन रही मेरे भाई? तो बोले कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर बन रही है मेरे भाई? बोले कोशिका द्रव्य के अंदर बन रही है। पूछा गया कि 6 कार्बन वाले अणु, 6 कार्बन वाले अणु मतलब कौन? ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले अणु कौन? बोले पाइरूवेट। कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। कहां विखंडन हो रहा है? तो बोले कोशिका द्रव्य के अंदर हो रहा है, मतलब हमारे पास में आंसर आएगा क्या? कोशिका द्रव्य आएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहीं पे मैं एक छोटी बात और बता दूं, होता क्या है कि इसी पाइरूवेट के अंदर अभी बहुत सारी ऊर्जा छुपी हुई बैठी हुई है, अभी बहुत सारी ऊर्जा छुपी हुई बैठी है, रखी हुई है उसके अंदर। तो इस पाइरूवेट को थोड़े और ट्रीटमेंट के लिए बोले भेज दिया जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर भेज दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे अच्छे से धुलाई वगैरह होती है उससे, और बहुत सारी क्या बनाई जाती है? ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है मेरे भाई। कहानी समझ में आई? तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आया है क्या? कोशिका द्रव्य और पाइरूवेट। इसके बाद में यहां से कोशिका द्रव्य से कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है मेरे भाई। कहानी कितनी क्लियर? चलो आगे की हम बात करते हैं। आगे का हमारा सवाल, कोशिका की क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। कौन ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो हमारे पास में आएगा आंसर क्या? बोले एटीपी। एटीपी, इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? बोले इसी का नाम होता है ऊर्जा मुद्रा नाम होता है। इसी का नाम होता है क्या? ऊर्जा मुद्रा नाम होता है इसका, ठीक है। एटीपी, इसका नाम हुआ है क्या? ऊर्जा मुद्रा। इसको जहां भी शरीर में हम चलाएंगे वो चल जाएगा, ईंधन देने का काम करता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे का सवाल अगर हम बात करें, हमारे पास में आता है ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या उत्पाद बनते हैं? बहुत जरूरी सवाल। ये सवाल थोड़ा सा घूम फिर करके भी आएगा, और कैसे घूम फिर करके आएगा उसी को हम समझ रहे हैं। सुनना मेरे भाई जरा ध्यान से। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। हर एक कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा मिलती है किससे? ग्लूकोज से। और मैंने ये भी कहा कि ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, फॉर्मूला है क्या? C6H12O6, इससे बना है क्या हमारे पास में? पाइरूवेट बना। क्या बना था? पाइरूवेट। और ये प्रक्रिया कहाँ हुई थी? कोशिका द्रव्य के अंदर हुई थी। किसके अंदर हुई थी मेरे भाई? कोशिका द्रव्य के अंदर। अब उसके बाद में पाइरूवेट कहाँ चला जाता है? तो बोले पाइरूवेट चला जाता है गुरुजी किसके अंदर? बोले चला जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां से और उसकी क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो हम बात करें कि इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। ग्लूकोज से ऊर्जा बनने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। 3 अलग अलग रास्ते कौन से? भाई ग्लूकोज के साथ में एक कंडीशन है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्लूकोज बहुत ही बदमाश है। कैसे बदमाश? बोले ग्लूकोज जब भी कोशिका की मजबूरी का फायदा उठाता है। कैसे फायदा उठाता है? बोले ग्लूकोज बोलता है भाई तुझे अगर ऊर्जा चाहिए तो 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहला बोले ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, ऑक्सीजन ला करके देना पड़ेगा। ऑक्सीजन ला करके देगा तो बोले मैं ऊर्जा बनाऊंगा, नहीं तो मैं बनाने वाला नहीं हूं, ठीक है। ये कहानी कौन बताता है? बोले ग्लूकोज के साथ में चल रही है। बिना ऑक्सीजन के भाई बनाता नहीं है। लेकिन ग्लूकोज को बेवकूफ बनाने वाला एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। होता क्या है? बोले ग्लूकोज से, किससे? बोले ग्लूकोज से। बोले क्या बनाना है? बोले ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना है। ग्लूकोज से ऊर्जा अगर बनाना है तो ग्लूकोज अपने साथ में 2 शर्तों को रखता है। पहली शर्त में वो बोलता है कि भाई जब तक ऑक्सीजन नहीं ला करके दोगे मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा। जब तक ऑक्सीजन ला करके नहीं दोगे मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा। तो हमारा शरीर ग्लूकोज को ऑक्सीजन ला करके देने का काम करता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन ला करके देने का काम करता है। अब हुआ क्या? ग्लूकोज को ऑक्सीजन ला करके दी, मतलब हमारे अंदर बोले ऑक्सीजन क्या हो गया? हमने उपस्थित करा दिया।
ऑक्सीजन क्या है, बोले उपस्थित है। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, उपस्थिति हो गई। अब ऑक्सीजन की जब उपस्थिति हो गई, ऑक्सीजन जब उपस्थित हो गया तो यहां पर ग्लूकोज क्या करेगा, बोले ऊर्जा को बनाएगा। और ऊर्जा को जब ये बनाता है तो ये इस ग्लूकोज से बोले बनाएगा किसको, ऊर्जा को। ऊर्जा के साथ में ये बना देता है किसको, बोले कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये बना देता है किसको, वाटर को। किसको बना देता है, वाटर को, जल को बना देता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में चल रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कभी एक बैक्टीरिया, हमारे पास में एक सूक्ष्म जीव का नाम आया, उसका नाम होता है क्या, ईस्ट। क्या नाम होता है, ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, बोले ग्लूकोज से समझौता कर लेता है। ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज से समझौता। ईस्ट बोलता है ग्लूकोज से कि भाई देख, अपने पास में तो औकात नहीं है कि अपन ऑक्सीजन ला करके दे दें, अपन तो औकात नहीं कि भाई ऑक्सीजन ला करके दे दें, तो तू एक काम कर कि तू भाई अकेला बंदा 100 अगर ऊर्जा बना रहा था तो तू एक काम कर ले, 80 तू खुद रख ले, मेरे लिए सिर्फ कितनी दे दे, 20 दे दे, पर तू बिना ऑक्सीजन के बना, बिना ऑक्सीजन के बना। तो ईस्ट ने भाई ग्लूकोज से समझौता कर लिया और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट ने ग्लूकोज से क्या बनाई, ऊर्जा बनवाई। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनवाई, ऊर्जा बनाई। ठीक है, अब ग्लूकोज से जब ऊर्जा बनवा रहा है ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ग्लूकोज यहां पर ऊर्जा बना करके दे रहा है, यहां पर ऊर्जा बना करके दे रहा है, लेकिन वो साथ में थोड़ा सा क्या बना रहा है, बोले इथेनॉल बना रहा है। क्या बना रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल या फिर इसी को हम बोल रहे हैं क्या, बोले एल्कोहल बना रहा है। और क्या बनाएगा, बोले कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएगा, बोले ऊर्जा बनाएगा। और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया। तो ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण पहला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा हमने कहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और जब अनुपस्थिति होगा तो ये वाली चीजें बन रही है, उपस्थिति होगा तो ये वाली चीजें बन रही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एक और परिस्थिति ऐसी होती है हमारे शरीर के अंदर, मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, कि कम ऑक्सीजन होती है भाई, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति है। कौन सी, बोले कम ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, और जब कम ऑक्सीजन उपस्थित है तब ग्लूकोज एक नया रास्ता बनाता है ऊर्जा बनाने के लिए। वो क्या करता है, बोले ऊर्जा तो बना करके दे देगा, पर साथ में वो बना देता है किसको, बोले लैक्टिक अम्ल को बनाता है। किसको बनाता है मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल को बनाता है। और लैक्टिक अम्ल के साथ बोले वो क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग रास्ते हुए, ये 3 अलग अलग रास्ते हुए। सवाल की अगर हम बात करें, हमारे पास में सवाल है, ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है। तो मेरे भाई अभी देखा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, ऊर्जा। ऑप्शन आया हमारे पास में ए। अब इसको, इस सवाल को अगर परीक्षा में आए अगर, तो आंख खोल करके करना, क्योंकि अगर ये अणु को ऊ कर दिया उसने, उपस्थिति कर दिया, तो आंसर चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बाद में मत बोलना कि गुरुजी आपने तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाया था। भाई देखना तो पड़ेगा आंख खोल करके। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे की अगर हम बात करें, पता चला हमारे पास में आगे का सवाल आता है कि भाई मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है, मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आपको पता है कि मनुष्य के अंदर एक श्वसन तंत्र होता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है मेरे भाई, श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, कैसा श्वसन तंत्र, बोले इस तरह से एक छोटी सी संरचना, ये होता है हमारे पास में श्वास नली। श्वास नली के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं, और यहीं पर बोले गुरुजी आ जाता है कौन, बोले हमारे लंग्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं मेरे भाई, फेफड़े आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम तिरछा हुआ, ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। चल मेरा भाई, तो हुआ ये, कंडीशन ये चली, परिस्थिति ये चली कि हमारे अंदर श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र में कौन आ गए, बोले फेफड़े आ गए। और फेफड़े के अंदर ये जो श्वसन नलिकाएं होती हैं, अलग अलग नलिकाएं, ये नलिकाएं अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं। और जब अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं तो इनका जो सबसे आखिरी सिरा होता है, ये थोड़ा सा, आखिरी जो सिरा होता है ये थोड़ा सा ऐसा फूली हुई संरचना में आता है। इसे हम नाम दे देते हैं क्या, कुपिका। इसका नाम होता है क्या, कुपिका। और इसी कुपिका के अंदर बोले क्या होता है, बोले गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारे पास में आंसर आता है कौन सा वाला, डी वाला। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। मानव में श्वसन वर्णक है,
मानव में श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक का मतलब क्या? बोले हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन ली, लेकिन उस ऑक्सीजन को शरीर में अलग अलग जगहों तक भेजना है, तो उन्हें ऑक्सीजन को अलग अलग जगह में भेजने के लिए हम ऑक्सीजन को एक बंदे के साथ में बैठा देते हैं कि भाई ले जा करके छोड़ करके इसको आना। बंदे का नाम क्या? बोले उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। बोले ये हीमोग्लोबिन वही है, ये हीमोग्लोबिन वही है जो पाया जाता है किसके ऊपर? बोले आरबीसी के ऊपर। किसके ऊपर पाया जाता है मेरे भाई? बोले आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के अंदर बोले होता है कौन? हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन बोले किसका परिवहन करता है? बोले ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और किसकी तरह काम करता है? श्वसन वर्णक की तरह ये काम करता है। ठीक है मेरे भाई। यहीं पे अगर पूछा जाए आपसे कि क्लोरोफिल कौन सा वर्णक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं क्या? बोले ये प्रकाश संश्लेषी। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। क्यों? बोले ये सूर्य प्रकाश को पकड़ने का काम करता है। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करें। अगला सवाल हमारे पास में, निम्न में से किसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे अंग जब काम करना बंद कर देते हैं, खराब हो जाते हैं, तब उन्हें हम क्या कर लेते हैं? बोले किसी दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? प्रत्यारोपण बोलते हैं। आखिर किन किन अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? ब्रेन का किया जा सकता है क्या? नहीं भाई, दिमाग का नहीं किया जाता, मस्तिष्क का नहीं किया जाता है। दिल का किया जाता है क्या? हाँ, दिल का बदलाव हो सकता है, हम रोज बदल लेते हैं, कभी कभी तो दिल का बदलाव होता है। दूसरी अगर हम बात करें, क्या बोले, यकृत की बात करें, लीवर, बदलाव उसका हो सकता है। अग्नाशय की हम बात करें, बदलाव उसका हो सकता है। किडनी की बात करें हम, उसका भी बदलाव हो सकता है, प्रत्यारोपण हो सकता है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास में आया कॉर्निया, गुर्दे, दिल। गुर्दे मतलब क्या? बोले किडनी को ही हम बोलते हैं, किडनी को ही हम बोलते हैं क्या? गुर्दे। ठीक है, तो कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत हुआ, अग्नाशय या फिर फेफड़े, और हमारे पास में आया है क्या? आंत या फिर अस्थि मज्जा। इन सभी का प्रत्यारोपण हो सकता है, इसलिए हमारे पास में आंसर आया है उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे भाई, आगे की बात करें। क्वेश्चन है कि पौधों के अंदर एक होता है हमारे पास में क्या? गोंद, और एक होता है क्या? एक नाम आया हमारे पास में क्या? रेजिन। इनका ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ मतलब जिनका उस प्लांट के लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उसे हम बोल देते हैं क्या? अवशिष्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो पादप क्या करता है? इन दोनों पदार्थों को, रेजिन हुआ और गोंद हुआ, इन्हें ये क्या कर लेता है? बोले स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। ठीक है, तो कहां संचित करता है? हम बात करते हैं पादप के अंदर, प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो भाई कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है कि इसके अंदर दो तरह की संरचनाएं होती है। कितनी तरह की संरचना मेरे भाई? दो तरह की संरचनाएं हैं। दो तरह की क्या है? संरचनाएं हैं। पहली तो हम बात करते हैं क्या? बोले पहले का नाम होता है क्या? बोले पहली संरचनाएं होती हैं जिनका नाम होता है क्या? जाइलम। जिनका नाम होता है क्या? जाइलम। और दूसरी संरचनाएं होती है हमारे पास में क्या? उनका नाम होता है क्या? फ्लोयम। दूसरी संरचनाओं का नाम हुआ है क्या? फ्लोयम। ठीक है मेरे भाई, तो एक तो हुआ इनके अंदर क्या? जाइलम, और दूसरे की अगर हम बात करें, क्या हुआ इसके अंदर? फ्लोयम। और जाइलम और फ्लोयम में आपको थोड़ा सा चीजें तो पता ही होगी कि जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है कि क्या करेगा? बोले जाइलम का काम होगा भोज्य पदार्थों को, किसे भाई? भोज्य पदार्थों को। किसको? भोज्य पदार्थों को। कहां से कहां ले जाएगा? बोले भोज्य पदार्थों को ये ले जाता है कहां से? तो बोले जाइलम भोज्य पदार्थों को ले जाता है जड़ों से। कहां पर? बोले पत्तियों पर ले जाने का काम करता है। कहां ले जाने का काम करता है? पत्तियों पर ले जाने का काम करता है। चलो सुनना मेरे भाई, सुनना 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 मेरे भाई। सबसे पहले हमने कहा बोले इस पादप के अंदर बोले कौन उपस्थित है? जाइलम है। कौन है? जाइलम। जाइलम, जाइलम है भाई, है ना, जालिम नहीं है ये जाइलम है, थोड़ा बहुत जालिम है, पर क्या है? बोले ये जाइलम है। और दूसरा हमने कहा कुछ पाइप का नाम होता है हमारे पास में, क्या? बोले नाम हुआ उनका क्या? बोले फ्लोयम। क्या नाम हुआ है भाई? फ्लोयम। जाइलम का काम होता है कि ये क्या करता है? बोले जाइलम का काम है कि ये जल के अणु को कहाँ ले जाता है? बोले जड़ों से ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है, जल के अणु को। और फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो ये भोज्य पदार्थों को ऊपर से नीचे लेकर के आता है। मतलब हम बात करते हैं किसकी? बोले भोजन की। ठीक है, अब ये जाइलम का काम है कि ये अवशिष्ट पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं हम? अवशिष्ट पदार्थ। दो नाम बता दिए हमने। पहले वाले का नाम था क्या? बोले रेजिन। पहले वाले का नाम था क्या? रेजिन।
दूसरे वाले का नाम है हमारे पास में क्या, गोंद। इन दोनों को क्या करता है, संचित करने का काम करता है, दोनों को क्या करता है, संचित करने का काम करता है। अब अवशिष्ट पदार्थों में एक नाम और मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है इसे भी हम पादप का क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। ऑक्सीजन की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती, किसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं हम। तीन कोष्ठी हृदय किसमें उपस्थित होता है। हृदय आपने पढ़ा हुआ है, हृदय के बारे में सुना हुआ है बहुत बचपन से, बोले हम तो बनाते हुए आए हैं। ऐसा ही कुछ बनाते हैं, अरे हाँ ऐसा ही कुछ बनाते हैं कि कुछ ऐसा एरो भी बना देते हैं, नहीं ऐसा ही बनाते हैं। चलो तो होता क्या है, बोले जो हमारे स्तनधारी होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्तनधारियों की हम बात कर रहे हैं। स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारी बोले तो क्या, बोले हम मनुष्य स्तनधारी के अंदर आए, बोले इनके अंदर कितने चेंबर का हार्ट होता है, कितने कोष्ठों का होता है, बोले 4। पक्षी की अगर अपन बात करें इसमें भी कितने होते हैं, बोले 4। अगर हम बात करें किसकी, मछली की, तो मछली के अंदर होता है कितने, बोले 2। इनका हृदय होता है इस तरह से, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। और दूसरा अगर हम बात करें किसकी, सरीसृप की, तो बोले सरीसृप के अंदर कितना होता है, बोले 3 चेंबर का हार्ट होता है। इसलिए हमारे पास में आंसर आ जाता है क्या, बोले सरीसृप हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे अगर बात करें सामान्य मनुष्य का, बोले रक्तदाब कितना होता है। ठीक है, रक्तदाब की अगर हम बात कर रहे हैं, बोले परिस्थिति क्या, बोले हमारे अंदर जो रक्त वाहिनियां होती है, किसकी बात कर रहे हैं, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों के साथ में एक कंडीशन है कि रक्त वाहिनियों के अंदर जो बहने वाला जो रक्त है वो इसकी दीवारों के ऊपर बोले क्या कर रहा है, बोले ये प्रेशर लगा रहा है, दबाव लगा रहा है। और जब दीवारों के ऊपर ये दबाव लगा रहा है तो उसी को हम नाम दे रहे हैं किसका, बोले इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या, रक्तदाब का। उसी को हम नाम दे रहे हैं क्या, रक्तदाब का नाम दे रहे हैं। और जो रक्तदाब होता है वो सामान्यतः बोले कितना होता है, बोले 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80, 120/80 ये रक्तदाब होता है। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी समझ में आ रही है। चलो आगे की अगर हम बात करें, अगला सवाल हमारे पास में, रक्तदाब का मापन किया जाता है। तो रक्तदाब का मापन किया जाता है किसके द्वारा, स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा हम बात करते हैं इसकी। बोले ये किसका मापन करता है, ब्लड प्रेशर का। स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो बोले ये किसका मापन करता है, तो बोले ये हार्ट बीट का मापन करता है, हार्ट बीट का। या फिर हम बोलते हैं किसका, बोले ये हृदय ध्वनि का मापन करता है। किसका मापन करेगा, हृदय ध्वनि का मापन करता है। ठीक है मेरे भाई। और थर्मामीटर की अगर हम बात करें, बोले ये किसका मापन करेगा, बोले ये शरीर के तापमान का, मतलब टेम्परेचर का मापन करेगा। चलो भाई आगे की बात करें, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती। तो हम बात करें, बोले जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसमें जब कभी भी क्या लगेगी, बोले चोट लगेगी, उसके अंदर रक्त स्राव होगा, तो वहां पर बोले जो रक्त कणिका होती है, नाम होता है उसका क्या, प्लेटलेट्स, वो निकलती है और निकल करके वहां पर क्या बना लेती है, रक्त का थक्का बना लेती है। मतलब कि आंसर आएगा हमारे पास में क्या, प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें तो इनका क्या काम होता है, तो बोले ये गैसीय विनिमय करता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन। हमने बोल दिया ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। अगर हम बात करें किसकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो ये क्या करती हैं, तो बोले ये हमारे अंदर प्रतिरक्षा का काम करती है। मतलब हमें रोगों से लड़ने के लिए, लोगों से नहीं मेरे भाई, रोगों से लड़ने के लिए बोले सुरक्षा कौन देती है, बोले श्वेत रक्त कणिका देती है। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे की बात करें, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जल का संवहन करना, ये पादप के अंदर जालिम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे का सवाल हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नाम है क्या, बोले श्वसन, और दूसरा है क्या, श्वासोच्छ्वास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। ये सवाल आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने विचार किया था, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। हमने कहा था भाई कोशिका के अंदर एक प्रक्रिया होती है, कोशिका के अंदर एक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, बोले कोशिका के अंदर ग्लूकोज से बोले किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब C6H12O6 इसने किसको लिया, बोले ऑक्सीजन को लिया, और ऑक्सीजन को लेकर के इसने बनाया है किसको, बोले कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको, बोले वाटर को बनाया है, और किसको बनाया है, और बोले बनाया है किसको, ऊर्जा को बनाया है। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें किसकी जरूरत पड़ी है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। किसकी जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। और ये जो ऑक्सीजन है भाई, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर लेकर के आने का काम कौन करता है, बोले कौन भेजता है, तो बोले ये फेफड़े भेजते हैं।
कौन भेजते हैं मेरे भाई? फेफड़े। कौन भेजते हैं? फेफड़े। यही क्या करेंगे? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को भेजने का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनने वाली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकालने का काम किसके पास में है? बोले इन्हीं फेफड़ों के पास में है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया इन्होंने? बाहर किया है, और ऑक्सीजन को क्या किया है इन्होंने? ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लिया। अब ये सारी प्रक्रिया ये जो फेफड़े हैं वो किससे कर रहे हैं? तो बोले ये ला रहे हैं कहां से? बोले वातावरण से। ऑक्सीजन को कहां से ला रहे हैं? बोले वातावरण से लेकर के आने का काम कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर दो अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिली। पहली प्रक्रिया तो हो रही है किसके अंदर? बोले पहली प्रक्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर बोले ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल और ऊर्जा का क्या कर रहा है? बोले निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये प्रक्रिया हुई है कहां पर? कोशिका के अंदर। कोशिका में भी किसके अंदर? तो बोले कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका के अंदर किसके अंदर? बोले कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और हम किसकी बात कर रहे हैं? बोले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अंदर बोले ये प्रक्रिया हो रही। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं किसका? बोले इसी प्रक्रिया का नाम होता है भाई श्वसन। इसी प्रक्रिया का नाम होता है श्वसन। तो श्वसन का मतलब क्या? ग्लूकोज के साथ में कहानी ये कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या? श्वसन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्वसन। और जो फेफड़े हैं ये वातावरण से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम नाम दे रहे हैं क्या? श्वासोच्छ्वास नाम दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया का नाम हुआ है क्या? श्वासोच्छ्वास नाम हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अब सुनना आगे की कहानी। बोले श्वसन के साथ में कंडीशन ये कि इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण हुआ, लेकिन श्वासोच्छ्वास में सिर्फ लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, उस प्रक्रिया को क्या बोला है? श्वासोच्छ्वास। उसमें किसी भी ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ है, उसमें किसी भी ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ है। अगर अगली हम बात करें बोले अंतर की, तो जो श्वसन है ये कोशिका द्रव्य या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और श्वासोच्छ्वास की बात करें तो ये वातावरण और फेफड़ों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। वातावरण और फेफड़ों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे की बात करें, श्वसन के अंदर अलग अलग आपको ये केमिकल, अलग अलग रसायन देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई? तो बोले ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये जीवित कोशिका के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वासोच्छ्वास की हम बात करें तो बोले ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक। भौतिक क्यों बोला? क्योंकि ये दाब के ऊपर डिपेंड करती है, दाब, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या? भौतिक प्रक्रिया, भौतिक अभिक्रिया इसका नाम दे रहे हैं। और जो दाब होता है वो एक फिजिकल या फिर भौतिक का पैमाना होता है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हुआ हमारे पास में क्या? भौतिक प्रक्रिया इसका नाम हुआ। अब अगर हम बात करें इसके डिफरेंस की अंतर, बोले श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये कोशिकाओं के बाहर होती है, ठीक है। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया, और ये कौन सी हो गई है? भौतिक क्रिया। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है, ठीक है मेरे भाई। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। कहानी इतनी क्लियर है। श्वसन के अंदर कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास के अंदर एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। वो छोटा सा सवाल अंतर में आएगा, और बहुत ही इजी से अंतर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये एक स्लाइड से हमें याद रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। कहानी इतनी क्लियर है। चलो आगे की अगर हम बात करें, अगले सवाल की हम बात करें, हमारे पास में आता है निःश्वसन और निःश्वसन की हम बात कर रहे हैं। निःश्वसन और निःश्वसन, इसी को हम एक और नाम दे देते हैं। इसी का नाम होता है क्या? अंतःश्वसन। इसी का नाम होता है क्या? अंतःश्वसन। और इधर वाले भाई का नाम होता है क्या? उच्च श्वसन। इसका नाम हुआ है क्या? उच्च श्वसन, उच्च श्वसन या फिर उच्च श्वसन इसका नाम हुआ, ठीक है मेरे भाई। अब होता क्या है, बोले हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है ये दो अलग अलग भागों में क्या है? विभाजित है। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारा शरीर, इसके अंदर एक कहानी है कि ये दो अलग अलग भागों में विभाजित होता है। यहां पर इस तरह से एक गुंबद जैसी संरचनाएं होती है, ठीक है, और इसी के ऊपर कुछ अलग अलग यहाँ पर हड्डियां होती है जिन्हें कि हम पसलियां नाम दे रहे हैं।
क्या नाम दे रहे हैं? पसलिया इसको हम नाम दे रहे हैं। तो ये जो संरचना दिख रही है ना, गुंबद नुमा, कौन सी संरचना है ये गुंबद नुमा संरचना है। इस गुंबद नुमा संरचना का नाम होता है क्या? बोले इसका नाम होता है डायाफ्राम नाम होता है। इसका नाम होता है क्या? डायाफ्राम इसका नाम होता है। ठीक है, अब ये डायाफ्राम क्या कर रहा है? बोले इस पूरे हमारे पूरे शरीर को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर रहा है। एक तो हुआ ऊपर वाला और एक हुआ नीचे वाला। जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम नाम दे देते हैं किसका? बोले ये नाम हुआ उदर गुहा का। और ऊपर वाले हिस्से को हमने नाम दिया है क्या? वक्ष गुहा का। ऊपर वाले का हुआ है क्या? वक्ष गुहा, उदर गुहा और वक्ष गुहा। ठीक है मेरे भाई। अब होता क्या है कि निःश्वसन या फिर अंतः श्वसन की बात करें, सांस को हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। सांस को हम क्या करें? अंदर ले रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या? निःश्वसन या फिर अंतः श्वसन बोल रहे हैं। और जब आप अंतः श्वसन कर रहे हो तब आप अगर देखोगे तो आपकी ये जो वक्ष गुहा है, ये वाली गुहा को हमने बोला है क्या? वक्ष गुहा। और ये वाली गुहा का नाम हुआ है क्या? बोले उदर गुहा। ठीक है मेरे भाई। तो वक्ष गुहा का आयतन या फिर वक्ष गुहा का आकार क्या हो रहा है? बोले बढ़ रहा है। वक्ष गुहा का आकार बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा? जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं। अरे ले करके देख ले मेरे भाई। ठीक है, तो जब सांस को ले रहे हैं तब इस वक्ष गुहा का आकार बढ़ रहा है, और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तब इस वक्ष गुहा का आकार क्या हो जाएगा मेरे भाई? कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में दूसरी अगर मैं बात करूं, जो डायफ्राम होता है इसका शेप ये वाला शेप होता है। इसे हम बोलते हैं क्या है? बोले ये गुंबद नुमा शेप है। कौन सा शेप है ये? गुंबद नुमा शेप। जब आप सांस ले रहे हो, जब आप निःश्वसन कर रहे हो, तब ये नीचे जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। नीचे जाएगा और क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। जब सांस छोड़ोगे वापस से कहां हो जाएगा? ऊपर। सांस ली तब कहां गया? नीचे। सांस अंदर लेना उसको बोला निःश्वसन, और निःश्वसन में डायफ्राम एकदम सीधा हो गया, मतलब कैसा हुआ? चपटा हुआ। और जब सांस को छोड़ रहे हैं तो भाई वो कैसा हो रहा है? बोले ये गुंबद नुमा हो रहा है। कैसा हो रहा है? गुंबद नुमा। तो निःश्वसन के अंदर, अंतः श्वसन के अंदर डायफ्राम चपटा होता है, लेकिन निःश्वसन या फिर उच्छ्वसन की अगर अपन बात करें तो डायफ्राम कैसा हो गया है? गुंबद नुमा हो गया है। ठीक है मेरा भाई। तो यही यहाँ पर अंतर है हमारे पास में कि निःश्वसन की क्रिया में वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, और निःश्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर जाती है। ठीक है, इस क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और इसके अंदर वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। डायफ्राम का आकार कैसा होता है? चपटा। और इसमें डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है मेरे भाई? गुंबद नुमा हो जाता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, छोटा सा सवाल, पित्तरस क्या है? यह कहां से स्त्रावित होता है? छोटा सा सवाल है, अति लघुत्रीय में ये पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? बोले पित्त रस की बात कर रहे हैं। सुनना मेरे भाई, सुनना 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 मेरे भाई, सुनते हुए जाना। आपको पता है कि आमाशय के बारे में बहुत बार अभी बहुत बार डायग्राम बनाया इसका। ये आमाशय है, इसी के पास में इसका भाई बैठा हुआ है, नाम है उसका क्या? बोले यकृत। इसी के पास में इसका भाई बैठा हुआ है, नाम रख दिया हमने उसका क्या? बोले यकृत। अब यकृत के साथ में एक कंडीशन है भाई, एक परिस्थिति क्या? बोले यकृत से कुछ नलिकाएं निकल रही हैं। यकृत से कुछ नलिकाएं निकल रही, और यकृत से ये नलिकाएं निकलती हैं और एक छोटी सी संरचना में जाकर के क्या होती है? मिलती है। इस संरचना का नाम होता है क्या? बोले इसका नाम होता है पित्ताशय। इस संरचना का नाम होता है क्या मेरे भाई? बोले इसका नाम होता है पित्ताशय। अब ये पित्ताशय, इसका नाम इसलिए पड़ा, क्यों पड़ा? बोले ये जो यकृत है, इस यकृत ने बनाया है किसे? बोले पित्त रस को बनाया है। यकृत ने बनाया है किसको? बोले पित्त रस को बनाया है। और पित्त रस एक तरल पदार्थ है जो कि किसमें सहायता करता है? बोले ये पाचन में सहायता करता है। क्या काम करता है? ये पाचन में सहायता करता है। ठीक है, कौन? पित्त रस सहायता करता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या? बोले यकृत कंटिन्यूअसली, निरंतर बोले क्या बना रहा है? पित्तरस बना रहा है। वो पित्तरस एक स्टोर रूम, उस स्टोर रूम का नाम होता है क्या? बोले स्टोर रूम का नाम है क्या? बोले पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय। उस पित्ताशय के अंदर जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। उस पित्ताशय के अंदर जाकर के क्या हो जाता है? संग्रहित या फिर एकत्र हो जाता है। तो इसी सवाल में हमारे पास में दिया है कि पित्त रस पाचन से संबंधित तरल पदार्थ है जो यकृत से स्रावित किया जाता है, एवं इसका जो संग्रहण है वो किसके द्वारा किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। जनरली अगर आप देखोगे जिस भी शब्द में शय नाम आ रहा है, बायोलॉजी में जिस भी शब्द में शय नाम आ रहा है, वो किसी न किसी चीज का संग्रहण करेगा।
किसी ना किसी चीज का संग्रहण करेगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम बोल दूं क्या, बोले पित्ताशय, तो ये किसका संग्रहण कर रहा है, पित्त का संग्रहण कर रहे हैं। एक होता है नाम आता है हमारे पास में, एक नाम आता है हमारे पास में मूत्राशय करके नाम आता है, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरिन का क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा। कहानी समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? चलो तो आगे की अगर हम बात करें, इसी में अगर हम आगे की अगर हम बात करें, पता चलता है हमारे पास में अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो भाई अगले सवाल की अगर हम बात करें, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। उत्सर्जन क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज हद से ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा हो गई, वो हमारा शरीर रखता नहीं है, झेलता ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, उसे क्या कर देता है, हमारा शरीर बाहर निकालता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी प्रक्रियाएं चलती है, कौन सी प्रक्रियाएं? उपापचयी प्रक्रियाएं। उपापचयी प्रक्रियाओं के अंदर नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन के कुछ केमिकल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अमोनिया, क्या बना है, अमोनिया, अमोनिया से क्या बनेगा, बोले यूरिया। तो उन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हमारा शरीर अंदर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हमारा शरीर रखता नहीं, झेलता नहीं है, कतई सहन नहीं करता भाई। तो वो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। और नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उत्सर्जन। आपसे पूछा जाएगा कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन आता है, उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें, उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन आता है, तो मेरे भाई उत्सर्जन तंत्र के अंदर आती है कौन, बोले किडनी आते हैं, किडनी, या फिर हम बोलते हैं क्या, ब्रक, क्या बोलते हैं, ब्रक। तो दो हमारे पास में आते हैं, क्या बोले, ब्रक आते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई, ब्रक। पूछा जाएगा आपसे कि ब्रक कौन से तंत्र से संबंधित है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कौन से तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। कौन, बोले ब्रक संबंधित होते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी क्लियर है। चलो भाई आगे की हम बात कर रहे हैं, आगे की हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, बोले कौन सा है अगला सवाल। तो पता चला कि लसिका और रुधिर में अंतर पूछा है। किसमें अंतर पूछा है, लसिका और रुधिर में अंतर पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चलो भाई सुनना जरा मेरी बातें ध्यान से, पता चलेगा। आंसर तो याद कर ही लोगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझ में अगर आ गया तो याद करने में बहुत ज्यादा सहायता होगी। इसलिए अच्छे से सुनते हुए जाओ, समझते हुए जाओ। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, जिसके अंदर रक्त का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है, रक्त का परिवहन होता है। कुछ का नाम होता है धमनी और कुछ का नाम होता है शिरा। कुछ का नाम होता है धमनी और कुछ का नाम होता है शिरा। धमनी आपको पता है जो हृदय से रक्त को दूर लेकर के जाए, जो हृदय से रक्त को दूर लेकर के जाए उसका नाम हो जाता है क्या, धमनी। और जो हृदय के पास में रक्त को लेकर के आए उसका नाम हो जाता है क्या, शिरा। जो हृदय के पास में रक्त को क्या करे, लेकर के आए, उसका नाम हो जाता है क्या, शिरा। अब धमनी और शिरा, इन दोनों के बीच में कुछ पतली पतली सी नलिकाएं होती हैं, बहुत महीन सी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें कि हम नाम दे देते हैं क्या, बोले केशिकाएं नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, केशिकाएं उन्हें बोला जाता है। अब होता क्या है मेरे भाई कि जो धमनी और शिरा के साथ में कंडीशन है ना, जो परिस्थिति है ना, वो ये कि जब जो रक्त है धमनी से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, बीच में आई है कौन, बोले बीच में आई है केशिकाएं। बीच में कौन आई है मेरे भाई, केशिकाएं। अब ये जो धमनी के अंदर जो रक्त है, धमनी के अंदर क्या उपस्थित है भाई, रक्त उपस्थित है। इस रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। रक्त का जो रंग हुआ वो कैसा हुआ, बोले ये लाल हुआ। क्यों लाल हुआ, बोले इसके अंदर बोले कौन उपस्थित है, बोले आरबीसी उपस्थित है। ठीक है, आरबीसी उपस्थित है लाल रंग का। यही रक्त जब आगे की तरफ बढ़ता है तो बीच में इसे मिला है कौन, बोले केशिकाएं मिला है। कौन मिला है, बीच में मिला है कौन, बोले केशिकाएं। वो केशिकाएं बहुत ही ज्यादा महीन संरचना होती है, बहुत ही ज्यादा महीन संरचनाएं होती हैं। महीन संरचनाएं होने के कारण हुआ क्या, बोले यहां पर जब रक्त आएगा तो रक्त के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ता है। रक्त के ऊपर क्या पड़ता है, थोड़ा दबाव पड़ता है। और रक्त के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से रक्त के अंदर उपस्थित कुछ चीजें अंदर से केशिकाओं के बाहर आने लगती है। केशिकाओं से कहां आने लगती है, बाहर आने लगती है। जैसे अगर हम बात करें कौन आ रहा है बाहर, तो बोले बाहर आने वालों में होती है कौन, बोले WBC होती है। और कौन होता है, बोले और कौन होता है, बोले प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्रोटीन होता है। ये
WBC प्रोटीन क्या हो रहे हैं, बोले बाहर हो रहे हैं। और कौन हो गया, बोले जल, वाटर जो है वो क्या हो गया, बाहर हो गया। क्यों, बोले इनका आकार छोटा था, यहाँ पे दबाव पड़ा तो ये सब बाहर आ गए, सब क्या हो गए, बाहर आ गए। बाहर कौन नहीं आया, तो बोले RBC बाहर नहीं आई, RBC बाहर नहीं आए। तो ये जो सारी चीजें बाहर आ गई हैं, इन्होंने मिलकर के बोले एक तरल पदार्थ बनाया। उसी तरल पदार्थ को हम नाम दे रहे हैं किसका, लसिका का नाम दे रहे हैं। उसी तरल पदार्थ को हम नाम दे रहे हैं किसका, लसिका का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इसका अंतर कि भाई रक्त और लसिका में क्या अंतर है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो लसिका के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि WBC है, प्रोटीन है और कौन है, जल है। WBC श्वेत आकार, श्वेत रंग की होती है, वाटर का कोई अपना रंग नहीं होता, इसलिए लसिका का भी कोई रंग नहीं होता। हम बोलते हैं ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन रुधिर के अंदर मैंने कहा लाल रंग होता है, किसकी वजह से, RBC की वजह से। तो हम बोलते हैं कि ये रंगहीन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। हम बात करें क्या, बोले लसिका के अंदर, लसिका के अंदर बोले क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन। लसिका के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन। और रक्त के अंदर भी क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन। लेकिन बात की जाए कि किसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो भाई जो लसिका है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होगी, और रुधिर के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होती है। ठीक है, आगे की बात करें, रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं, लसिका में जो WBC होती हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती है, और रुधिर की बात करें तो इसके अंदर श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है, कम संख्या में पाई जाती हैं। आगे की अगर अपन बात कर रहे हैं, लसिका, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। हमने कहा है कि इस रक्त के अंदर, इसमें से जो भी चीजें बाहर आई उसमें कौन नहीं था, तो बोले RBC नहीं थी, बाकी सारी चीजें थी। तो बोले लसिका के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है, और रुधिर के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। सवाल बहुत जरूरी है, आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, और इसको समझ के याद करना बड़ा ही क्या रहेगा, ईजी रहेगा, सरल रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर हम सवाल की बात करें, पता चलता है इंपॉर्टेंट सवाल, और आखिरी सवाल में हमारे पास में आता है कि कुछ पदार्थ जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना रहता है। अब होता है क्या भाई, सुनना जरा ध्यान से। विटामिन की हम बात करें, विटामिन हमारे शरीर के लिए पाए जाने वाले जो हमारे पोषक पदार्थ है उनमें से सम्मिलित हमारे तत्व होता है विटामिन। विटामिन कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन ये हमारे शरीर के अंदर जो वसा होता है, वसा मतलब फैट जो होता है ना, उसमें घुल जाता है। उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब जो विटामिन वसा में घुल जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, वसा में घुलनशील विटामिन। और जो विटामिन हमारे शरीर के अंदर वसा में ना घुले, जल में घुले, उसे हम बोल देते हैं क्या, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो विटामिन दो तरह के हुए, एक तो हुआ वसा में घुलनशील और एक हो गया क्या, जल में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं। क्यों, हमारे शरीर में बसीय ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बसीय ऊतक, जिनके अंदर वसा भरी हुई। तो उस बसीय ऊतक के अंदर वसा है, तो जो विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो आएगा और उस बसीय ऊतक के अंदर क्या हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। हमारे शरीर से वो विटामिन बाहर नहीं जाता। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है उसे हमारा शरीर रख नहीं पाता। क्यों भाई, हमारा शरीर तो जल को ही नहीं रखता, वो पसीने के थ्रू बाहर निकलता है, वो यूरिन के थ्रू जल क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जो विटामिन जल में घुलनशील है वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब बात ही आती है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन से जल में घुलनशील है। तो भाई बहुत शॉर्ट सी ट्रिक है एक, आपने सुना है व्हाइट ब्लड सेल WBC, और व्हाइट ब्लड सेल WBC में आपको ध्यान रखना है कि W का मतलब क्या हुआ, वाटर। W का मतलब क्या हुआ, वाटर। और वाटर और विटामिन B एंड C ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा सारे की सारे बोले किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पास में वसा में घुलनशील हो जाएंगे। किसके अंदर, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो ऐसे विटामिन जो कि आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और उन्हें शरीर में वसायुक्त ऊतक में संग्रहित किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं वसा में घुलनशील। एग्जाम्पल ADE। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन जो कि जल में
घुलनशील होते हैं तथा जिन्हें शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। आपसे सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यही लॉजिक लगता है, जो जल वाले होते हैं वो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे अगर हम देखें सवाल, यहां पर हमारे 30 सवाल जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो कंप्लीट होते हैं। 2 सवाल हमने लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि जो सीखा है उसमें से आपके पुराने सालों में कितने सवाल आए हैं, अभी किस तरह के सवाल आए हैं। जैसे पहला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन है। बोला ये तो हमें पता है पहले से ही। बोले बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। आंसर आ गया हमारे पास में कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है मेरे भाई, आगे का सवाल, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है, ये श्वसन वर्णक होता है, आरबीसी के ऊपर होता है, मैंने बताया था, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब किसमें सहायता करता है, ये श्वसन में सहायता करता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे की बात करें, रिवीजन में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, आपको पूरा लेक्चर बड़े ही अच्छे से ध्यान से सुनते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, बात करें हम इसी के अंदर आगे कि कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं किसमें, होमवर्क में। किसमें, होमवर्क में। भाई पूरे जैव प्रक्रम के अंदर जितने भी आईएमपी सवाल थे वो हमने इस स्लाइड के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। उसके आसपास भी अगर कुछ आता है, उसके आइट साइड से भी कुछ आएगा, तो हमने सारी चीजों को क्या कर लिया है, देख लिया एक ही लेक्चर में। अभी तक कुछ पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है तो ये आपके लिए ये लेक्चर एक रिवीजन की तरह है, और अगर नहीं हुई है तो फिर तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस 1 घंटे के लेक्चर में जैव प्रक्रम के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर क्वेश्चन है, आपके सवाल है, वो हमने क्या किए, कवर किए। और ना सिर्फ सवाल, उससे बनने वाले सारे वस्तुनिष्ठ सवाल भी हमने क्या किए, कवर किए। पर इसी जैव प्रक्रम के अंदर बोले कुछ सचित्र वर्णन वाले, मतलब चित्र बनाने के लिए आपको क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको मिल रहे हैं किसमें, होमवर्क में। इन सवालों को, इन डायग्राम को बना करके देखना ही है, क्योंकि हमारे जो 30 सवाल हैं उसके अलावा अगर कोई सवाल आया तो वो इन्हीं में से आएगा, सचित्र वाले डायग्राम में से ही आएगा। ठीक है, जो संरचना वाला डायग्राम है उसमें से आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी समझ में आई, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे से इसको पूरी तरह से डिटेल में इसको पढ़ना, सारा की सारा इसको रिवाइज करना। वेरी गुड, थैंक यू।